अभी अगर आपको लगता हो कि कोरोना के पेंडेमिक से हम बाहर 100% निकल आए, नहीं, ऐसा नहीं है। वो डिप्रेसिव सिम्टम्स के साथ आते हैं, बट दे आर नॉट डायग्नोज्ड विद क्लिनिकल डिप्रेशन। ये गिल्ट का होना, उदास हर वक्त रहना, हर वक्त परेशान रहना, हर वक्त पास्ट में रहना, ये वो सारे हैं जो आपकी इमोशनल प्रॉब्लम्स है। दे आर सफरिंग क्लिनिकल डिप्रेशन, अनडायग्नोज्ड क्लिनिकल डिप्रेशन। ये कितना खतरनाक है। जिसको जितनी अटेंशन देने की जरूरत है उसको बस उतनी ही दो। डिस्ट्रेस, डेविएंस, डिसफंक्शन एंड समटाइम्स वेरी डेंजरस। आज हम जरा डिस्कस करेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट एट द सेम टाइम हमें तो बहुत सुना है डिप्रेशन के बारे में, क्लिनिकल डिप्रेशन के बारे में, लेकिन दिल करता है कि आज इसकी एक हकीकत आप लोगों के साथ शेयर करूं कि एक्चुअल डिप्रेशन, जिसको आप हर लोगों को कह रहे होते हैं, बात लोगों से कर रहे होते हैं कि चाहे तू तो डिप्रेशन का मरीज है, आपको तो डिप्रेशन है एंड ऑल दैट। हम हर एक को, जिसका कोई दिल नहीं करता, जिसके लफ्ज़ ख़त्म हो जाते हैं, वो उनको बता देता है कि भाई आपको डिप्रेशन है। मुझे ऐसा लगता है कि बीइंग अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं कि एक्चुअल क्लिनिकल जो डिप्रेशन है, जिसको हम लोगों को वैसे ही तोहफे में दे रहे होते हैं, कैसे वो डायग्नोज हो सकता है, क्या वो आसान है उसको डायग्नोज करना, और उसके एक्चुअल सिम्टम्स क्या होते हैं, और उनको कब हम कहते हैं किसी को, या किसी की तकदीर हम लिखते हैं कि हाँ इसको नफ्सियाती तौर पर ये डिप्रेशन का मरीज़ है, और उसको हम कब ये बताएंगे। वैसे तो ये इस पे तो आप क्लिनिकल डिप्रेशन को आज मैं कोशिश करूंगी कि इसके बेसिक साइन एंड सिम्टम्स आपके साथ उस तरह शेयर करूं कि आप लोगों को एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए कि एक्चुअल हम किसी के साथ अगर हम ये कहें कि इसको डिप्रेशन की एक मर्ज है, तो हम उसको कैसे कवर अप करें। बताने के मैं चाहती, बोलना ये कहना मैं ये चाहती हूँ कि इतना आसान नहीं होता कि एक लेक्चर में मैं आपको एक कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव उसकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके दे दूँ कि डिप्रेशन जो है कैसे हम उसको देखते हैं और उसको कैसे डायग्नोज करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि डिप्रेशन के सिम्टम्स क्या होते हैं। कुछ आप लोगों के साथ स्टैट्स शेयर करूंगी कि हमारे स्टैटिस्टिक्स ग्लोबली और इन पाकिस्तान इसके स्टैट्स क्या है डिप्रेशन के, इसकी प्रेवलेंस के क्या स्टैट्स हैं। फिर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी होता कैसे है, इसकी वजूहात क्या है डिप्रेशन की। वैसे तो आप लोगों को भी कुछ चीज़ें आइडिया होंगी कि डिप्रेशन की वजूहात आप लोगों के जहन में भी होंगे, फैमिली इश्यूज़ हैं, जेनेटिक्स एंड ऑल दैट, लेकिन हम उसे थोड़ा सा और भी कुछ डिस्कस करेंगे कि हम इसको डिप्रेशन की वजूहात एक्चुअल में क्या हैं, जो हम उसको प्रैक्टिकल लाइफ में अपने देख सकते हैं। हम उसको असेस कैसे कर सकते हैं। असेसमेंट टेक्निक्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी असेसमेंट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो चार पॉइंटर्स हैं, वो आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। एंड देन ऑफ कोर्स कि आप लोगों के लेवल पर जो आप लोग को टेक अवे, आप लोगों की स्ट्रैटेजीज हैं वो क्या क्या हो सकती हैं जिससे आपको फ़ायदा हो सकता है। ऑब्वियसली बहुत सवेयर केसेस में, बहुत जो सवेयर केसेस होते हैं डिप्रेशन के, उसमें तो खैर आप लोगों को यू नीड टू कंसल्ट a proper professional, a psychiatrist और a psychologist जो आपको हेल्प आउट करे। लेकिन बेसिक टिप्स एंड ट्रिक्स जो आप लोगों को हेल्प आउट कर सकते हैं, हाउ टू यू नो डिप्रेशन को या तो प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है, लेकिन और अगर आपको हल्के फुल्के अगर डिप्रेशन के सिम्टम्स भी आते हैं तो आप उसको कैसे खुद से उसको मैनेज कर सकते हैं। अच्छा जी, सो बेसिकली इस पूरी वर्कशॉप, इस पूरे सेशन का जो मकसद है वो आप लोगों के अंदर एक अवेयरनेस के बारे में बताना है कि आपको बताना है कि ये है क्या चीज़, ये कॉन्सेप्ट है क्या, जिसको आप लोग वैसी लेमैन आप लोग डिस्कस कर रहे होते हैं। जैसे मैंने शुरू में बता दिया कि आप लोग एक दूसरे को बात करते हुए कहते हैं यार ये तो है ही डिप्रेशन का मरीज़। एक्चुअली ये क्या चीज़ है, इसके पीछे इसका मैकेनिज्म क्या है, और इसकी कोपिंग स्किल्स आप लोगों के साथ कैसे इनको आप अपग्रेड कर सकते हो। वैसे तो आप लोगों की अपनी भी एक कोपिंग स्किल्स है, आप लोगों को ज़िंदगी में थोड़े बहुत इस तरह के कोई वाक़यात आपकी लाइफ में आते हैं जहाँ पर आपको लगता है कि यू हैव गॉन थ्रू अ डिप्रेसिव फेज, क्योंकि डिप्रेशन एक दफ़ा ज़िंदगी में हर एक को हिट ज़रूर करता है। मैं कम अज़ कम एक ही दफ़ा बात की कर रही हूँ, लेकिन हमारे हर डेवलपमेंटल पीरियड में हमारे चैलेंजेस होते हैं जहाँ पर आपको एंग्जाइटी या डिप्रेशन जैसे सिम्टम्स जो है आपको हिट कर रहे होते हैं। आप लोगों की अपनी भी एक कोपिंग होती है, आप लोगों का अपना भी एक तरीका होता है जिससे आप उसको कोप अप कर रहे होते हैं, उसको देख रहे होते हैं। लेकिन इसको मज़ीद कैसे बेहतर कर सकते हैं, कुछ मज़ीद कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों के साथ आज शेयर करूंगी। बेसिकली आप लोगों के साथ इस पूरी वर्कशॉप का एक और भी मकसद है कि आप लोगों की लर्निंग स्ट्रैटेजीज को फर्दर एनहांस किया जाए और टू यूज़ आपके जितने भी इन स्ट्रैटेजीज को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने इमोशनल और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को आप कैसे उनको हल कर सकते हैं। इमोशनल प्रॉब्लम्स कौन सी होती है, जो आपकी सोच की होती है।
ठीक है, जैसे एंग्जाइटी है, जैसे डिप्रेशन के सिम्टम्स है, सैडनेस है, फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस है, गिल्ट है, ये आपके इमोशनल इश्यूज है। ये गिल्ट का होना, उदास हर वक्त रहना, हर वक्त परेशान रहना, हर वक्त पास्ट में रहना, ये वो सारे हैं जो आपके इमोशनल प्रॉब्लम्स है। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑब्वियसली आपके रिलेशनशिप है, आपके आपके एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है, आपके एनवायरमेंट से रिलेटेड है, आपकी फैमिली मेम्बर्स से रिलेटेड है, ये वो सारे होते हैं जो आपके प्रैक्टिकल इश्यूज होते हैं। सो आप इन स्ट्रैटेजीज को कैसे इस्तेमाल कर सकते हो अपने इमोशनल प्रॉब्लम्स को भी हल करने के लिए और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के लिए। सो इट्स गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर बोथ द एरियाज। अच्छा जी, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड, खैर वो स्टैटिस्टिक्स मैं आप लोगों के साथ आगे भी शेयर करूंगी कि जितना भी आपका ये जो एंगर है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, ये वर्ल्ड वाइड इट इज़ द मोस्ट लीडिंग कॉज ऑफ डिसेबिलिटी। आपकी ग्लोबल बर्डन, जो हेल्थ आपका ग्लोबल बर्डन उसमें देखा जाए तो ये आपकी सेकंड मोस्ट पर आती है। सिग्निफिकेंटली इम्पेयर्स आपकी जो एक क्वालिटी ऑफ लाइफ है, आपकी जो सोशल फंक्शनिंग है, आपकी कम्युनिकेशन, आपके रिलेशनशिप, आपका वर्क, आपकी एकेडमिक्स, इन सबको इम्पैक्ट कर रहा होता है। इवन टू दी एक्सटेंट कि जो जिस तरह आपकी वर्क परफॉर्मेंस है, आपका एकेडमिक आपकी परफॉर्मेंसेज है, उसको बहुत नेगेटिवली इफेक्ट कर रहा होता है। अच्छा जी, थोड़ी सी और इंपॉर्टेंट कुछ स्टेटिस्टिक्स आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ ताकि आपको इसकी सिग्निफिकेंस का समझ आए और आप इसको और मज़ेदार तरीके से इसको अंडरस्टैंड कर सको। सो ग्लोबल बर्डन, वैसे आप लोगों को पता है कि दुनिया की पॉपुलेशन कितनी है? डू यू हैव एन आइडिया कितनी है? 8 बिलियन। 8 बिलियन पॉपुलेशन हमारी दुनिया की। और उसमें अभी तक जो आपकी WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक 2023 की जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उसके मुताबिक देयर आर ऑलमोस्ट 280 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड दे सफ़र फ्रॉम डिप्रेशन। और मैं क्लिनिकल डिप्रेशन की बात कर रही हूँ, मैं सिम्टम्स की बात नहीं कर रही। सिम्टम्स तो अभी भी शायद आप में से अभी भी कोई गुजर रहा होगा। ठीक हो गया। सो अबाउट 3.8 ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन इंक्लूडिंग 5% ऑफ द एडल्ट्स एंड 5.7% ऑफ द एडल्ट्स ओवर 60 ईयर्स ओल्ड। सेकेंडली, जेंडर डिफरेंसेस में अगर हम देखें, सो ऑब्वियसली वुमेन जो है दे एक्सपीरियंस डिप्रेशन मोर 5 to 3 times more than as compared to men. और अगर हम यूथ में देखें, अराउंड 13% ऑफ द adolescents एज बिटवीन 12 to 7 एक्सपीरियंस एटलीस्ट वन मेजर डिप्रेसिव एपिसोड ईच ईयर। अब मैं ये क्लिनिकल डिप्रेशन की बात कर रही हूँ, मैं अभी तो उन स्टेटिस्टिक्स की बात ही नहीं कर रही हूँ कि जिसमें आए दिन जो पेशेंट्स आते हैं और वो डिप्रेसिव सिम्टम्स के साथ आते हैं बट दे आर नॉट डायग्नोज्ड विद क्लिनिकल डिप्रेशन। क्लिनिकल डिप्रेशन और जिन चीज़ों को आप डिप्रेशन कह रहे होते हैं, ये दोनों इंटायरली डिफरेंट चीज़ें हैं। एंड आई वॉन्ट टू एम्फसाइज इट। सो डेथ डिप्रेशन की वजह से, डिप्रेशन contributes to over 7 lakh suicides annually worldwide, with its being the second leading cause of death among 15 to 29 years old. जो suicide है 15 से 30 साल के दरमियान के जो लोग हैं, this is the most second leading cause. जो मैंने आपको कहा था ना कि second leading. Obviously suicide आप उसी वक्त सोचते हो जब आप you're in a very very strong depressive phase and all that. पाकिस्तान में अगर देखें, ओवरऑल बर्डन 34% ऑफ द पॉपुलेशन इन पाकिस्तान इज अफेक्टेड बाय डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी। और ये जो स्टडी थी अगेन ये 2022 में हुई थी और ये WHO और आहान यूनिवर्सिटी की सर्वे ने ये बताया था कि आपकी जो पोस्ट पेंडेमिक, जो आपका खास तौर पे, अभी भी हम पोस्ट पेंडेमिक एरा से निकले नहीं, उसके भी इफेक्ट्स आज भी हैं वेरी फ्रैंकली। अब ये अगर आपको लगता हो कि कोरोना के पेंडेमिक से हम बाहर 100% निकल आए, नहीं, ऐसा नहीं है। और ने कहा था कि 30% सर्ज गई है। और आप याद रखिएगा कि अभी हम उस मुल्क में रहते हैं कि जहाँ पर ये वो स्टेटिस्टिक्स हैं जो अभी अंडर रिपोर्टेड हैं। लोग तो बताते ही नहीं है। वी डोंट गो टू द साइकेट्रिस्ट। हम किन के पास चले जाते, पीर बाबाओं के पास चले जाते हैं एंड ऑल दैट, लेकिन हम साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट के पास बहुत बड़ा स्टिग्मा समझते हैं उनके पास जाने के लिए। अच्छा जी, जेंडर डिस्पैरिटी, ऑब्वियसली अगेन women in Pakistan are twice as likely as men to experience depression. अभी एक लेटेस्ट रिसर्च आ रही थी, मैं I was reading the other day on in the news, और उसमें लिखा रहा था कि जो पेशावर में ख़ास तौर पे जो मदर्स हैं, स्पेशली द यंग मदर्स, दे आर सफरिंग क्लिनिकल डिप्रेशन, अनडायग्नोज्ड क्लिनिकल डिप्रेशन। ये कितना ख़तरनाक है। और यूथ में अगर हम इसको देखें, सो अबाउट 25 to 30% that is driven by the academic stress, unemployment and social pressures. I think you will agree with this. फजूल का एक सोशल प्रेशर है, बेटा क्या कर रहा है, बेटी ने कौन सी यूनिवर्सिटी जाना है, एक अजीब सी एक रेस लगी हुई एकेडमिक की वजह से। और अनएम्प्लॉयमेंट, अगेन चाहे आप कहीं से भी पढ़े हुए हो, अनएम्प्लॉयमेंट इट स्टिल एग्जिस्ट। व्हाई डू वी थिंक कि इतने मेंटल हेल्थ इश्यूज पाकिस्तान में क्यों हैं या अराउंड द ग्लोब क्यों हैं, स्पेशली बट इन पाकिस्तान? सो मेरे उसके बारे में ये कहना है कि लैक ऑफ इंफॉर्मेशन एंड अवेयरनेस। हमें बेसिक जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं
डिप्रेशन का, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि मैंने देखा है कि बहुत बहुत कॉमन है ये बात, स्पेशली हमारी यूथ में, कि डिप्रेशन को जिस तरह वो लेके चल रहे होते हैं और अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी कह रहे होते हैं कि जी तुम्हें तो डिप्रेशन है, और हम अक्सर का किसी को इस तरह ही बात कर रहे होते हैं। बट हाउ इट इज़ इंपॉर्टेंट कि आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल क्लिनिकल डिप्रेशन क्या चीज़ है। स्टिग्मा बहुत ज़्यादा है, हम पीर बाबा के पास चले जाएंगे, हम रो धो लेंगे, हम सुसाइड तक पहुंच जाएंगे, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि हमारा बच्चा जो है या हमारा बहन भाई है या हमारे माँ बाप जो हैं वो साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहते हैं। हम इस चीज़ को थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि हम ना बात करें। लैक ऑफ प्रॉपर रिसोर्सेज, जिसमें रिसोर्सेज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अगेन मैं उसको लेकर आती हूँ आपकी फैक्ट्स, फिगर्स और इंफॉर्मेशन को। ग्लोबली अगेन वो 8 मिलियन पीपल, 1 in 10 इंक्लूडिंग 1 in 5 चिल्ड्रन हैव मेंटल हेल्थ कंडीशन। येट ये बहुत बड़ी एक इंपॉर्टेंट वजह है आपके जो आपकी मेंटल हेल्थ इश्यूज का जो एक ग्राफ जो है वो वर्टिकल क्यों जा रहा है, वो इंक्रीजिंग उस पर क्यों जा रहा है। Yet government spends less than 2% of the health budget, less than 2%, less than 2% of the health budget on mental health. आपके इंश्योरेंसेस तो काम ही नहीं करते, इंश्योरेंस तो मेंटल हेल्थ को बात ही नहीं करते। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, आपके पेरेंट्स या अगर आप खुद भी किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन पे काम कर रहे हैं जहाँ आपको हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइडेड है, तो आपकी हेल्थ उसमें, मेंटल हेल्थ उसमें कवर्ड नहीं है। कैन यू इमेजिन? और कहते हैं कि नहीं जी आप डिप्रेशन में खुद ही ठीक हो जाए, इसको हम कवर नहीं करेंगे। हाँ, वैसे आपका कोई हार्ट का ऑपरेशन है या कोई भी ऑपरेशन है उसको हम कवर ज़रूर कर लेंगे, लेकिन आपका अगर मेंटल हेल्थ इशू उसको हम कवर नहीं करेंगे, बिकॉज इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट टू देम। कैन यू इमेजिन? Anyways, and more than 2/3 of the countries do not reimburse people for their mental health services in national health insurance, जैसे मैंने आप लोगों को बताया। और distance in transport is another barrier। अगर आप लोगों में से किसी का जाना है मेयो हॉस्पिटल, जिन्ना हॉस्पिटल, गंगाराम हॉस्पिटल, ये जो बड़े बड़े नाम हैं, जितने भी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, आप उसमें जाके देखें जो साइकेट्रिक डिपार्टमेंट है उनका, जो साइकोलॉजी के डिपार्टमेंट, बिहेवियरल डिपार्टमेंट जिनको हम कहते हैं, दूर दूर से शहरों से जो है वो लोग आए हुए हैं, और उनको अगर हम दोबारा बुलाना चाहें तो हम उनको बुला नहीं पाते। We cannot really call them because of the transport और आपका जो communication जो उसका जो barrier है, distance का जो barrier है। Most people with mental health condition around the world do not receive effective care. This is very important. People with poor mental health experience disproportionately higher rates of disability and mortality. I hope you agree with this. कि जिनकी मेंटल हेल्थ, आपकी फिजिकल हेल्थ बहुत अच्छी हो सकती है, लेकिन अगर आपकी अगर मेंटल हेल्थ अगर ठीक नहीं है, वो ऑप्टिमल लेवल पे नहीं है, बहुत आप रेजिलिएंट लेवल पे आप काम नहीं कर रहे हो, तो डेफिनेटली आप यू विल सी अ डिस्प्रपोर्शनेटली अ हायर लेवल ऑफ डिसेबिलिटी एंड मोर्टेलिटी, अर्लियर डेथ, वेरी कॉमन। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, पीपल हु सफर फ्रॉम वन मेंटल हेल्थ कंडीशन, आप रेडी रहें कि आपके लिए सेकंड, अगर आप उसको एड्रेस नहीं करें तो सेकंड मेंटल हेल्थ कंडीशन आपकी ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाएगी। It's going to be there. So it's common to develop a second disorder. Majority of the psychological problems are treatable. ये भी आप लोगों के साथ में शेयर कर लूँ कि आपकी जो 90% जो आपकी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है वो ट्रीटेबल है, लेकिन हम पे उसके बावजूद हम चूज करते हैं कि हम कोई और रास्ता निकालें, लेकिन हम साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट के पास ना जाएं। सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अच्छा वैसे बाय द वे, आप में से इफ समवन इज ब्रेव इनफ टू शेयर इट, कोई कभी साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास गया है या अपने किसी फैमिली मेंबर को लेकर गया है? कोई आपको पता चला हो कि आपका फैमिली मेंबर गया हो, आपका कोई दोस्त गया हो? एनीवन? यस, मेरा बच्चा। आपकी थोड़ा सा अगर आप इफ यू आर कंफर्टेबल इनफ टू शेयर। ठीक है, 6 years यंग, ठीक है। तो उसकी एज क्या होगी बेटा? 14। आप अगर हल्का सा ब्रीफली अगर शेयर कर सको, इशू क्या था और कितनी दफ़ा गए? She felt better. देखो बेटा, 100% ठीक नहीं होगी, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ और उसका परफॉर्मेंस बेहतर हो गई होगी, ऐसा ही है। अच्छा, इन्होंने बड़े एक मजे के लफ्ज इन्होंने यूज किया कि हमारी फैमिली बड़ी ब्रॉड माइंडेड है इसलिए हम चले गए। क्या साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट के पास जाने के लिए आपको बहुत मॉडर्न और ब्रॉड माइंडेड होना पड़ेगा? बट शी इज राइट, यू नो, वो उसने एक सही रिफ्लेक्शन उससे बताया, ये हम है,
वो उससे सही बताया, उससे सही उसको अनकॉन्शियस उसके माइंड में जो पहला वर्ड आया था, तो कहती कि नहीं जी हम इस तरह दकियानूसी बातों पे बिलीव नहीं करते, हम बड़े ब्रॉड माइंडेड और बड़े ओपन माइंडेड लोग हैं। सो हम क्या हमें साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट के पास जाने के लिए ये प्री रिक्विजिट हो रहा क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? ये इस बात की मुझे समझ ही नहीं आ रही कि क्या अभी भी हम ये कहते हैं, अभी भी हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि मतलब हमें ब्रॉड माइंडेड होना पड़ेगा एक साइकोलॉजिस्ट साइकेट्रिस्ट के पास जाने के लिए, रियली? अच्छा खैर, सो शी इज़ राइट एंड देन शी ऑल्सो सेड इट कि हम उसको लेकर गए, उसकी हमने कोई 2-3 दफ़ा काउंसलिंग करवाई 2-3 महीने में। वो अभी हर रोज़ तो नहीं जा रही होगी, आई एम प्रीटी श्योर, क्योंकि आपका भी एक टाइम ही होता है, एक साइकोलॉजिस्ट साइकेट्रिस्ट वो भी आपको हफ्ते बाद या 2 हफ्ते के बाद या महीने में एक दफ़ा आपको बुलाता है, और उससे उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हुई है, उसकी परफॉर्मेंस उसकी बेहतर हुई। 100% नहीं हुआ। देखो आप में से बहुत सारे आपके ऐसे अगेन वन अनदर क्वेश्चन, आप में से किसके किन किन के पेरेंट्स को ब्लड प्रेशर का इशू है या शुगर का इशू है? आपको है, आपको है। ये लास्ट टाइम भी मैंने आप लोगों से जिक्र किया था, इसके बारे में सवाल किया था आपसे। आपके पेरेंट को भी है? किसको है? आपके फादर को? कब से है? कोई 6-7 मंथ से डायग्नोज हुई। 6-7 मंथ से। और आपके? 10 ईयर्स है। और वो डॉक्टर के पास जाते हैं, ब्लड प्रेशर के लिए जाते हैं, दवाइयाँ भी लेते होंगे, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो चुकी होगी, लेकिन 100% वो ठीक नहीं कर सकते। ऐसा ही है, जब आप साइकोलॉजिस्ट साइकेट्रिस्ट के पास आप जाते हैं तो ये बहुत मुमकिन है कि वो आपको 100% क्योर ना कर सके, लेकिन उससे आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो जाती है और मजीद आपका ग्राफ नीचे जाए एटलीस्ट उसका वो जरूर रोक सकता है। सो अ गुड चेक एंड बैलेंस, अ हेल्दी चेक एंड बैलेंस इज ऑलवेज रिक्वायर्ड। इवन टू द एक्सटेंट इफ आई टेल यू आई प्रैक्टिस एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, कुछ लोग तो मुझसे इसलिए मिलते हैं बिकॉज दे वॉन्ट टू कीप देमसेल्फ हेल्दी, दे वॉन्ट टू कीप ऑन डिस्कसिंग रादर देन कि वो उस वक्त मेरे पास आए कि जब वो एग्जॉस्ट कर जाए, वो जब उनकी वो डिसेबल हो जाए वो तब मेरे पास आए। वो कहते हैं नहीं, हम उससे पहले आपके पास आएंगे, बात करेंगे अपनी छोटी छोटी चीज़ों को जो हमें तंग करिए, जो स्ट्रेस आउट करिए, ताकि हम अपना कैथारसिस कर सके, अपनी बात कर सके और आप हमें बेहतर से बेहतर एक एक हम हेल्दी डिस्कशन में आके हम उसको रिजॉल्व कर सके कि हाउ टू डील विद द सिचुएशन। ऑब्वियसली अगर आप लोगों के घर के इश्यूज हैं, कोई फैमिली कम्युनिकेशन है, फैमिली इश्यूज हैं, कोई रिलेशनशिप के इश्यूज हैं, मैं तो उनको सॉल्व नहीं कर सकती, बट यू कैन बेटर डील विद देम। एंड इफ यू रिजिलियंट इनफ, इफ यू हेल्दी इनफ, इफ यू स्ट्रांग इनफ, यू कैन डील विद दैट चैलेंज। चैलेंज नहीं खत्म होने लगा, लेकिन आप हाउ यू डीलिंग विद दैट चैलेंज एटलीस्ट वो कंट्रोलेबल हो जाती है। Limited resources, there are less than 500 trained psychiatrists in the country. हमारी पॉपुलेशन कितनी है पाकिस्तान की? 240 मिलियन। और हमारे पास ट्रेन साइकियाट्रिस्ट कितने? 240 मिलियन के ऊपर लेस देन 500। इट्स अ ह्यूज गैप। Access to care, about 90% of the people with mental health condition in Pakistan do not receive treatment due to financial constraints, lack of awareness and stigma. Agreed? ओके, कल्चरल रेमेडीज, ऑब्वियसली हम स्पिरिचुअल हीलर्स के पास चले जाएंगे, लेकिन हम मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स के पास नहीं जाएंगे। आई थिंक मिथ्स पे हम जरा एंड पे बात करेंगे। लेट्स टॉक अबाउट एक्चुअल डिप्रेशन। डिप्रेशन के एक्चुअल सिम्टम्स क्या होते हैं? आप में से कौन कौन बताएगा? यहां से बेशक पढ़ के बता दे। डिप्रेशन के जो क्योर, जो बेसिक और जो कोर सिम्टम्स हैं वो कौन कौन से हैं? सैडनेस, होपलेसनेस, गिल्ट, स्लीप डिस्टर्बेंसेस, ज़्यादा या तो सारे हर वक्त बेड पर हैं, तो सोए हुए हैं तो सोते ही जा रहे हैं, या तो उनको नींद नहीं आती तो वो फिर मेडिकेशंस लेते हैं, नींद की गोलियां लेते हैं ताकि उनको स्लीप डिस्टर्बेंस है, एपेटाइट डिस्टर्बेंस है, ओवर ईटिंग कर रहे हैं, इमोशनल ईटिंग कर रहे हैं, जैसे डिप्रेशन आ रहा है खा रहे हैं, या तो उन्होंने खाना ही छोड़ दिया, सो ईटिंग डिस्टर्बेंसेस है, सैडनेस है, इनअप्रोप्रिएट सैडनेस है विदाउट एनी रीजन, और एक होता है प्लेजरेबल एक्टिविटीज में आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाना। मतलब फॉर एग्जाम्पल समथिंग दैट यू यूज्ड टू एंजॉय, अब आपने वो करना बंद कर दिया है, यू हैव स्टॉप डूइंग दैट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स सिम्टम है डिप्रेशन का। समथिंग दैट यू यूज्ड टू एंजॉय, अब आपने उसको कहते कि नहीं। अब आपके फ्रेंड्स आपको फोन करते कि चलो हम खाना खाने चल रहे हैं, मूवी देखने, क्रिकेट खेलने चल रहे हैं, आप सारों में से कहते हो नहीं मुझे नहीं जाना, यू डोंट वांट टू गो। और ये एक आध दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, परसिस्टेंटली आप ये बात कर रहे हो। अच्छा जी, एंगर आउटबर्स्ट, जिन लोगों को बहुत गुस्सा आ रहा है, आपकी जो एंगर है, डिसप्रोपोर्शनेट एंगर इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ डिप्रेशन। जिन लोगों को बहुत गुस्सा आता है उनके पीछे कोई अनरिजॉल्व्ड इश्यूज होते हैं,
that they do not know how to deal with them. There is a very passive sort of a depression that is going on back in their mind. अच्छा जी, loss of interest, sleep disturbances, lethargy, reduced appetite, weight loss, weight gain, anxiety, agitation, restlessness, slow thinking, feeling of worthlessness, guilt. कोई फिक्सेशन होती है, कोई कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस होती हैं कि ये मेरी वजह से हुआ था, काश मैं इसको बचा लेता, काश यूं हो जाता, मेरी ये वजह से ये सारे घर का मसला ये चल रहा है, या बाहर के जो भी इश्यूज हैं, या रिलेशनशिप में कोई इश्यूज हैं, काश मैं इसको देख लेता. सेल्फ ब्लेमिंग बहुत चल रही होती है. कंसंट्रेटिंग, डिसीजन मेकिंग, फ्रीक्वेंट रिकरेंट थॉट्स ऑफ इन वेरी सिवियर केसेस. एक दफा जरूर सोच लेते हैं कि अच्छा अगर सुसाइड करना हुआ तो फिर कैसे किया जाए. अनएक्सप्लेन्ड फिजिकल सिम्टम्स सच एज बैक पेन, हेडेक्स, अक्सर औकात फिजिकल पेन के बारे में डिस्कस करना. ये वही सारे सिम्टम्स हैं जिनके बारे में आप ही जानते हो. ऐसा ही है, ऐसा है. अच्छा, आपको एक और चीज़ बताती हूँ. अक्सर औकात लोग ये समझते हैं कि जो डिप्रेशन के पेशेंट्स होते हैं ना, उनके अंदर ये सिम्टम्स होते हैं. और जब आप उनको एक्चुअल में किसी डिप्रेशन के पेशेंट को देखोगे तो वो हो सकता है आपको कोने खुदरे में उदास, गिरा मड़ा पड़ा नजर आए. एक्चुअली ऐसी सिचुएशन नहीं होती. एक ऐसा शख्स जो आप लोगों के पास में, मुझे आई गॉट टू नो about an institution, an educational institution, no names of course, जिस बच्ची ने सुसाइड अटेम्प्ट की थी, वो तो तैयार शार होकर हर रोज़ आती थी, बल्कि रात को उसने इंस्टाग्राम पे अपने पोस्ट लगाए हुए थे कि वो कहाँ क्या एंजॉय कर रही है. अगले दिन शी अटेम्प्टेड सुसाइड, बच गई तो छलांग लगा दी. वो कहीं अलग से कहीं उधर साइड पे कॉर्नर पे नहीं गिरी पड़ी थी, या वो उदास नहीं गिरी पड़ी, तो बिल्कुल नॉर्मल, जस्ट लाइक यू. क्लासेस ली, रात गई, फंक्शन अटेंड किया, अगले दिन शी अटेम्प्टेड अ सुसाइड. सो हमारी जहन में होता है कि एक डिप्रेशन के, जो हमारे जहन में एक इमेज आता है कि एक शख्स डिप्रेशन का पेशेंट अगर हुआ तो वो कैसा होगा. इट्स नॉट ऑलवेज नेसेसरी लाइक दैट. अगर आप यूट्यूब पे देखो तो बहुत दफ़ा उनकी, बहुत सारे लोगों की रील्स हैं जिन लोगों ने सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की, वो 1-2 दिन पहले या 1 हफ्ता पहले वो क्या करे थे, वेकेशंस पे थे, फैमिली के साथ एंजॉय करे, तो उनकी पिक्चर्स देखो, हंस रहे हैं, एक स्माइलिंग फेस के साथ है. नॉट नेसेसरली जो आप बिहेवियर उनका देख रहे हो वही उनका इंटरनल उनकी सोच की वो रिफ्लेक्शन है. इट्स नॉट ऑलवेज नेसेसरी. आपको पता नहीं होता कि आपका, लेकिन वो अपनी बातों में, मजाक में अगला बंदा आपको बता ज़रूर रहा होता है कि द पर्सन इज़ इन डिप्रेशन. उसकी जोक्स में, उसकी बातों में, उसके लहजे में, उसकी स्टेटमेंट्स में कोई ना कोई ऐसी एक आध ज़रूर बात होती है जिससे आप उसको पिक कर सकते हो. वो जिस ये बता रही हूँ कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बच्ची ने छलांग लगाने की कोशिश उसने की, सुसाइड करने की कोशिश की. वो कहती थी कि जब मैं नहीं होंगी ना तो तुम लोग फिर मुझे याद करोगे, तुम देखना फिर मैं क्या करूँगी. मुंह से बता रही थी. लोगों ने उसको कहा एमी शायद कर गई. अच्छा जी, असेसमेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. आप जब उसको असेस कर रहे होते हो, उसमें असेसमेंट के, अब हम बात करते हैं, ये वो सारे क्लिनिकल डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं जिसमें आप भी कह रहे होगे कि मैडम ये बातें तो हमें पता थी, और इन्हीं बेसिस के ऊपर हम लोगों को बोलते भी थे कि आपको डिप्रेशन है, आप तो डिप्रेशन के मरीज हो, यही तो सिम्टम्स होते थे. सो फिर हम, हाउ यू गोइंग टू डायग्नोज, हाउ यू कैन हेल्प अस, टेल अस कि व्हाट इज क्लिनिकल डिप्रेशन एंड व्हाट इज नॉट अ क्लिनिकल डिप्रेशन. यानी कि जो एक सिम्टम्स होते हैं डिप्रेशन के, जो आते हैं और चले जाते हैं. क्लिनिकल डिप्रेशन को डायग्नोज करने के लिए बेटा आपके असेसमेंट के सबसे इंपॉर्टेंट ये आपके 4 Ds होते हैं. आपके वो 4 Ds क्या है? डेविएंस है, डिस्ट्रेस है, डिसफंक्शनल है, डेंजरस है. बल्कि ये आप याद रखिएगा, ये 4 Ds उन चीज़ों के लिए भी है कि किसी भी आपने अगर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर आपने किसी को डायग्नोज करना है तो ये 4 Ds इनमें से किसी 2 का तो होना लाजिम होना चाहिए, लाजिम. डेविएंस क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल आप लोगों से मैं कहती हूँ, या आपके लॉज ये कहते हैं कि आपने सिग्नल पर जब रेड लाइट हो तो आपने रुकना है, लेकिन आप डेविएट कर रहे हो अपने कल्चर नॉर्म्स से. आप कहते हो मैंने नहीं, मैं जा रहा हूँ. आपके कल्चर नॉर्म्स क्या कहते हैं, आपकी सोसाइटी नॉर्म्स क्या कहते हैं, आपके इंस्टीट्यूशनल नॉर्म्स क्या कहते हैं, आप कहते हो मैंने नहीं करना, आई एम नॉट गोइंग टू डू इट. सो आप उसको सारे रास्ते तोड़ ताड़ के, सो आप डेविएट कर रहे हो फ्रॉम द नॉर्म्स. सो इफ द पर्सन स्टार्ट्स टू डेविएट फ्रॉम द नॉर्म्स, सो आपकी डेविएशंस आती हैं. डिस्ट्रेस, कोई भी सिम्टम हो, इट मस्ट कॉज डिस्ट्रेस टू यू. वो आपको डिसेबल ज़रूर करे, साइकोलॉजिकली आपके लिए बहुत डिस्ट्रेसफुल. आप अक्सर औकात अपने फ्रेंड्स वगैरह से भी बात कर रहे होते हो और आप उनको ये बताने की कोशिश कर रहे होते हो कि यार इसके बारे में तुम क्यों इतना परेशान हो रहे हो, ये इतनी बात है नहीं जिसके बारे में इतनी बड़ा इस फस बनाने की ज़रूरत है या उस पर इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत है. बट देन ये उस शख्स के लिए डिसेबलिंग होता है या उस शख्स के लिए डिस्ट्रेसिंग होता है मेंटली,
यही एक चीज जो है वो उसके लिए इतनी डिस्ट्रेसफुल हो जाती है कि वो दवाइयां लेने पर आ जाता है, वो इमोशनल ईटिंग पर आ जाता है, उसके आप डिप्रेसिव सिम्टम्स आप देख रहे होते हो, कोई भी चीज हो। डिसफंक्शनल, वेरी इंपॉर्टेंट अनदर वन, अगर आपको कोई आपकी जिंदगी का ऐसा वाकया आया है, जैसे आई जस्ट रिसेंटली मेट वन ऑफ द स्टूडेंट, उसके 2 बेस्ट फ्रेंड्स उसके इलाके के रोड एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई। मोटर बाइक पे जा रहे थे, एक ट्रक ने आके उसको हिट किया और उसके 2 बेस्ट फ्रेंड्स की डेथ हो गई। क्या एज होगी? 22, 23। उसको स्लोली एंड ग्रेजुअली डेथ एंजाइटी भी होना शुरू हो गया और उसको डिप्रेशन का था। उसका क्या हुआ? मैंने कहा ठीक है, ये आपका खौफ होना या उदास होना या किसको रिएक्ट करना बनता है। तो मैंने उससे पूछा कि आपका सीजीपी आपका फर्स्ट सेमेस्टर में कितना था? तो द पर्सन सेड कि मेरा 3.5 था। मैंने कहा सेकंड में 3.4 था, थर्ड में 3.8 हो गया था। अच्छा, आपका लास्ट 6 मंथ्स में जब से ये वाकया हुआ है 2.0, 2.1, क्लियर डिसफंक्शनैलिटी थी। उसका ग्राफ नीचे जा रहा था, नजर आ रहा था कि मतलब जो भी उसकी लाइफ में वाकया आया है वो इतना सिग्निफिकेंट होना शुरू हो गया है कि उसकी डिसफंक्शनैलिटी है, उसके सोशल रिलेशनशिप्स, उसके एकेडमिक परफॉर्मेंस, उसका सेल्फ हाइजीन, उसकी सेल्फ एस्टीम, सब शैटर्ड। आपका ग्राफ देखो, आप सबका ग्राफ अब ये देखो, आप इस तरह जा रहे हो, उसका ग्राफ नीचे जा रहा था हर तरह से। वहाँ पे मैं भी परेशान हुई। इट्स जस्ट लाइक दैट कि अगर आपको बुखार होता है हल्का फुल्का, हम पैनाडोल लेते हैं, जो रुशांदा लेते हैं और काम पे चले जाते हैं। लेकिन अगर ऐसा बुखार हो कि वो आपको उठने नहीं दे रहा और आप 1 हफ्ते से यूनिवर्सिटी नहीं जा रहे, आप परेशान होंगे। एग्जैक्टली द सेम वे। ठीक हो गया? डिसफंक्शन एंड डेंजरस, बहुत ही ज़्यादा सिवियर केसेस में अगर आप सुसाइडल हो जाओ या होमोसाइडल हो जाओ। होमोसाइडल मीन्स कि आप सोचो कि मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, उसको मार के रहूँगा, मैं उसको कत्ल कर दूंगा। कुछ लोगों को आपको पता है कि वाकई होते हैं कि दूसरों को भी गोली मार देते तो फिर खुद को भी गोली मार लेते हैं। वो डेंजरस है इन वेरी सिवियर केसेस। सो डेविएंट, डिस्ट्रेस, डिसफंक्शनल एंड डेंजरस, ये जब 4 चीज़ें हैं, इनमें से कम 2 तो डेफिनेटली हों, तब आप किसी को जाके कहते हो। एंड अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, परसिस्टेंट होना चाहिए। 1 आध दिन का वाकया नहीं, परसिस्टेंट। बुखार जब परसिस्टेंट टूटता ही नहीं तब डॉक्टर के पास जाते हो। इसी तरह जब आपके सिम्टम्स परसिस्ट करते हैं, आपको पता है कि आपके हर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के साथ उन्हें एक टाइम ड्यूरेशन दी होती है, 2 हफ्ते, 2 महीने, 6 महीने, डिफरेंट डिसऑर्डर्स के साथ, कि 6 महीने तक परसिस्टेंट जब तक नहीं होगा तब तक आपने इसको डायग्नोज नहीं करना। टाइम ड्यूरेशन, अगेन एज, कल्चर कंसिडरेशंस के बहुत ज़्यादा अपने ख्याल रखना है। कल्चर कंसिडरेशंस हम बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। फॉर एग्जांपल पता नहीं आप लोगों को उस ट्राइब का पता है कि नहीं पता, अफ्रीकन एक ट्राइब है, अपॉलॉजीज के मैं उस ट्राइब का नाम भूल रही हूँ, लेकिन उनका क्या होता है कि जब उनकी फैमिली में किसी की डेथ होती है तो उन लोगों को उनका जो लव्ड वन है उसको कोई 30-40 डेज तक वो नजर आता है। ठीक हो गया? सो फॉर एग्जाम्पल वन ऑफ योर फ्रेंड, वो उस इलाके से है, उस कल्चर से है, और उसके घर में अभी कोई रिसेंटली डेथ हुई और वो आपको आके बताता है कि यार मुझे मेरे अब्बा नजर आते हैं चलते फिरते मेरे कमरे में, या मेरी अम्मा मुझे नजर आती है, तो आप तो कहोगे यार ये पागल हो गया, ऐसे ही कहोगे ना। सो हमने उस चीज़ का ख्याल रखना होता है कि उनके कल्चर में ये चीज़ कॉमन है। सो आपने उसको एकदम डायग्नोज नहीं कर देना कि उसको शिज़ोफ्रेनिया है या उसको कुछ और कोई प्रॉब्लम है। कल्चर कंसिडरेशंस का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल करना होता है जब भी आप किसी को डायग्नोज करें। आपने वो इंडियन एक मूवी है पीके, उसमें कितनी खूबसूरत से बात की, कहते हैं कि हर चीज़ का लिबास डिफरेंट है। मतलब काला लिबास जो है हम कहाँ पहनते हैं, वो कहाँ पे पहनते हैं। सफ़ेद लिबास जो है हिंदू औरतें जो हैं जो बेवा हो जाती हैं वो साड़ियाँ सफ़ेद कलर की, और अंग्रेज़ों में देखो वही सफ़ेद कलर वो अपनी शादियों पे पहनते हैं। सो कल्चर कंसिडरेशन इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नीड टू कीप इन माइंड वाइल डूइंग दैट असेसमेंट कि आया इस बंदे को डिप्रेशन है कि नहीं है। कोई भी रादर जो साइकोलॉजिकल आप किसी के साथ ये स्टिग्मा आप लगाने की उसकी वो लिख रहे होते हो ना कि यार इसको मैं बता दूं कि नफ्सियाती मरीज है। सो अपने कल्चर कंसिडरेशन का ख्याल आपने बहुत ज़्यादा रखना होता है वाइल डूइंग द असेसमेंट। आपको पता है कि डिप्रेशन की कितनी टाइप्स हैं? आपको तो सिर्फ एक डिप्रेशन का पता है ना कि बस अगर किसी को गिल्ट है तो किसी को सुसाइडल थॉट्स हैं, कोई लो मूड में हर वक्त रहता है, हर वक्त परेशान रहता है एंड ऑल दैट, तो आप उसको कह देते हो डिप्रेशन है। अच्छा चलो यही बता दो कि कौन सी किस्म का डिप्रेशन है। सो आप लोगों को वैसे आप लोगों की जनरल नॉलेज के लिए है कि डिप्रेशन की भी बहुत सारी टाइप्स हैं और उसमें बहुत सारी है, जिसमें आपके पास जो है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है, बाइपोलर है, पेरीनेटल पोस्टमार्टम डिप्रेशन है, परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर है जिसको हम डिसेमिया के नाम से भी जानते हैं, प्रीमेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर है, सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर्स है। कुछ लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक खास सीजन पे डिप्रेशन हिट करता है, जैसे सीजन खत्म ठीक हो जाते हैं।
हम उनको भी तोहफे में बोल रहे होते हैं कि अच्छा आपको जो है ना, आप बीमार है नफ्सियाती। प्लीज, अभी तो ये कुछ आपके साथ मैंने टाइप्स शेयर की है, जो मेजर टाइप्स है, आपको अंदाजा नहीं है। वही अगेन मैं आप लोगों से बात करने का मकसद क्या है, बीइंग अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, कि आप लोगों को मैं अवेयरनेस दूं या आप लोगों के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करूं, कि मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रही हूँ कि हम लोगों को जिस तरह बोल रहे होते हैं आपको डिप्रेशन है, प्लीज़ इतना आसान नहीं होता किसी को डिप्रेशन को डायग्नोज करना। हमें हमें बड़ा टाइम लगता है किसी के असेसमेंट करते हुए, उसको बताते हुए कि आया आपको डिप्रेशन है कि भी नहीं है। अच्छा जी, इसके अलावा हाउ डिप्रेशन कैन अफेक्ट यू, आपको ये कैसे अफेक्ट कर सकता है, किस किस तरह से अफेक्ट कर सकता है? आपकी रिलेशनशिप, आपके कम्युनिकेशन, आपका एकेडमिक्स, आपका टर्नओवर रेट, आपकी विल पावर। ऑफ कोर्स डिप्रेशन आपको ड्रग्स की तरफ भी लेके जा सकता है, विच इज अगेन वेरी वेरी कॉमन अमंग द यूथ। रेस्टलेसनेस, नेल बाइटिंग, हाइजीन प्रॉब्लम, और आपकी खास तौर पे मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ आपकी अफेक्ट कर रही होती है डिप्रेशन, वो आपकी रिलेशनशिप्स को और आपकी मेमोरी प्रोसेसिंग को सबसे ज़्यादा अफेक्ट कर रही होती है। आपके ऑब्वियसली जब आपकी मेमोरी प्रोसेसिंग ही बहुत ऑप्टिमल लेवल पे काम नहीं, तो ऑब्वियसली इज गोइंग टू लीड टू बैड डिसीजंस लीड्स टू बैड रिलेशनशिप्स। ये पूरा एक साइकिल है, अगर आप इसको एड्रेस ना करो तो ये पूरा साइकिल जिस लूप में आप फंस जाते हो। और दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यू गेट अ प्रोफेशनल हेल्प टू फाइंड इट आउट। असेसमेंट पे हम एक और चीज़ भी देख रहे होते हैं कि आपकी कोपिंग स्ट्रैटेजीज क्या है। मान लिया कि आपकी क्लिनिकल डिप्रेशन है या सब क्लिनिकल सिम्टम्स हैं, यानी कि वो क्लिनिकल डिप्रेशन नहीं है, अभी आपको टाइम ड्यूरेशन परसिस्टेंट डिसफंक्शनैलिटी इतना डिस्ट्रेसिंग नहीं हुआ, अभी भी आप ऑफिस जा रहे हो, खा पी रहे हो, फ्रेंड्स के साथ भी ठीक हो, लेकिन एक हल्का फुल्का डिप्रेशन है आप लोगों को, एंड सो ऑन सो फॉर्थ। सबसे इंपॉर्टेंट फिर हमारी सेकंड असेसमेंट क्या हो रही होती है, जब हम देख रहे होते हैं कि अच्छा डेविएंस इतना नहीं है, ठीक है, डिस्ट्रेस है तो नॉर्मल है, कुछ चीज़ों के बारे में इंसान नेचुरली उसको डिस्ट्रेस होना चाहिए, बल्कि कभी कभार मैं कहती हूँ अगर वो डिस्ट्रेस नहीं होगा तो मुझे परेशानी होगी, भैया आपकी लाइफ कितना बड़ा वाकया हो रहा है और अगर आप डिप्रेशन में नहीं जाएंगे तो मैं बल्कि इससे ज़्यादा और परेशान होंगी। अब जैसे मेरे पास एक वाकया आता है कि उसकी वो सेकंड मैरिज उस शख्स की जो है वो ख़राब हो रही होती है, वो टूट रही होती है, उसके डिवोर्स की तरफ जा रहा होता है, तो उसके जो भी फैमिली मेम्बर मेरे सामने बैठा होता है कि मेरा जो है ये फैमिली मेम्बर इस डिप्रेशन में जा रहा है क्योंकि पहले इसकी शादी हुई वो नहीं चली, दूसरी शादी हुई, दूसरी शादी भी 4 साल चली और अभी वो भी डिवोर्स लेके वो रिलेशनशिप जो है वो ख़त्म हो रहा है। तो ये हर वक्त जो है इससे इसका काम पे अब दिल नहीं लगता, ये है वो है। मैंने कहा कि प्लीज़ अभी कितना टाइम हो चुका है जो डिवोर्स, कहते हैं अभी बस कोई महीना ही हुआ है। मैंने कहा अगर डिप्रेशन में नहीं पर शख्स नहीं जाएगा ना तो मैं और परेशान होंगी, इसका डिप्रेशन में जाना बनता है। बस क्लिनिकल डिप्रेशन में वो मैं थोड़ा सा परेशान होंगे कि वो शायद नहीं होगा। कुछ आपकी लाइफ के सर्कमस्टांसेस हैं जहां पर आपका एज अ ह्यूमन रिएक्ट करना नेचुरल है। अगर आप नहीं करेंगे आप कहेंगे यार इतना बड़ा वाकया हो गया, फर्क ही नहीं पड़ा, ये कैसे हो सकता है, और वाकई वो अननेचुरल है। समटाइम्स इट्स ह्यूमनली नेचुरल थिंग टू रिएक्ट टू समथिंग, सो इट्स फाइन। उस पर इंपॉर्टेंट क्या चीज है, आप उसके साथ क्या कोप अप कर रहे हो। आपकी लाइफ की जो भी सिचुएशन आई, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स आई, रिलेशनशिप का खत्म होना आया, कोई डिसेबिलिटी या डेथ आ गई, आप उसके साथ कैसे कोप अप कर रहे हैं, दैट्स वेरी समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो हम उसमें भी असेसमेंट में अगेन हम जिसको असेस कर रहे होते हैं कि आया कि ये क्लिनिकल डिप्रेशन है कि नहीं, उसकी कोपिंग स्ट्रैटेजीज। सो आपकी ऑब्वियसली अनहेल्दी कोपिंग क्या होगी, आप ड्रग्स पे चले गए, अल्कोहल यूजेज हो रही है, ओवर ईटिंग है, प्रोक्रेस्टिनेशन है, विड्रॉल है, सेल्फ हार्म है, एग्रेशन है। और हेल्दी कोपिंग स्ट्रैटेजीज क्या है? अक्सर औकात अगर मैं आप लोगों से भी यहाँ पे पूछूं कि आप लोग अपनी स्ट्रेसेस को कैसे मैनेज करते हो, डिप्रेशन को कैसे मैनेज करते हो, तो आप बताते होगे कि हम किसी से बात कर लेते हैं, हम किसी से शेयर कर लेते हैं, हम वॉक पे चले जाते हैं, हम जिम ज्वाइन कर लेते हैं, हम कोई स्ट्रैटेजाइज करने की, हम उन लोगों से जाके मिलते हैं जो हमें बेहतरीन मशवरा दे दे। सो ये वो है जो हेल्दी कोपिंग है। तो फिर मेरे पेन रुक जाता है कि भाई मैंने इसकी तकदीर ये नहीं लिखनी कि इसको खुदा ना खास्ता क्लिनिकल डिप्रेशन है। आई वुड नेवर डू दैट। आपकी एक गैर जिम्मेदाराना असेसमेंट रही और किसी की जिंदगी गई और आपने उसको सारी जिंदगी के लिए बता दिया कि ये जहनी मरीज रहा है या था या है। यू नीड टू बी वेरी केयरफुल व्हाट गोज आउट ऑफ योर हैंड। सो वही वाली बात है कि असेसमेंट में थोड़ा सा मैं ज़्यादा जोर दे रही हूं कि विदाउट असेसमेंट, प्रॉपर असेसमेंट, मिस डायग्नोज, अंडर डायग्नोज या ओवर डायग्नोज, ये बड़ी खतरनाक चीज़ है। अंडर डायग्नोज एंड ओवर डायग्नोज बहुत खतरनाक चीज़ है। इससे बेहतर आप डायग्नोज ही ना करो।
अगर आपको प्रॉपर असेस नहीं करना आता। आप लोगों के पास बहुत सारे ऐसे वाकयात भी होंगे कि मेडिकल डॉक्टर से अक्सर अगर वो प्रॉपर डायग्नोसिस ना करें, असेसमेंट ना करें, उनसे गलती हो जाती है। यू नो इट, बहुत वाकयात हमारे पास आगे पीछे हैं, मिस डायग्नोज हो गया हमसे, अंडर डायग्नोज हो गया, ओवर डायग्नोज हो गया, जरूरत ही नहीं थी इस चीज की, लेकिन इतना बड़ा ऑपरेशन करके बैठ गए। ठीक है, सो असेसमेंट इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हाइल डायग्नोजिंग समवन विद डिप्रेशन। और असेसमेंट पे आपका काफी टाइम लगता है, काफी उसमें आपकी महारत चाहिए होती है, फिर कहीं जाके आप प्रॉपर असेसमेंट करके डायग्नोसिस पहुंचते हो। लेकिन हम फिर शहजादे ठहरे, हम तो हर एक को बताएंगे कि आपको डिप्रेशन का है, आपको तो डिप्रेशन के मरीज हैं, हम तो उनको स्टिग्मेटाइज करना चाहते हैं एंड ऑल दैट। खैर एनीवेज, जस्ट स्कूल ऑफ थॉट। अच्छा जी, कॉजेज क्या हैं डिप्रेशन की? अगर मैं आप लोगों से पूछूं तो आप लोग यही बताएंगे, प्रॉब्लम्स हैं, रिलेशनशिप के इश्यूज हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है, एकेडमिक स्ट्रेस है, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, जब दिल करता है बिजली चली जाती है, जब दिल करता है गैस चला जाता है, जब दिल करता है वो बिजली का बिल ज़्यादा कर देते हैं, कम कर देते हैं, फैमिली में आए दिन झगड़े चल रहे हैं, समथिंग दैट वी कैन नॉट कंट्रोल। घर में आए दिन पेरेंट्स के दरमियान कोई इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, हमारे अपने रिलेशनशिप्स में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, किसी को हमारी बात ही नहीं समझ आती, हम किसी को अपनी बात नहीं बता पा रहे हो तो हमें सोशल एंग्जाइटी होती है, एंड ये सो मैनी थिंग्स। लेकिन बेसिकली आपकी इन सारी चीज़ों को अगर मैं इनको कैटेगराइज करूं तो मैं 2 कैटेगरीज में इनको डिवाइड करूंगी। एक वो प्रॉब्लम्स है, वो कॉजेज हैं जो आप जिनको कंट्रोल कर सकते हो, और एक दूसरी वो साइड है या वो कैटेगरी है जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते वो कौन कौन सी है, जिनके बारे में सबसे ज्यादा हम टाइम लगाते हो, एनर्जी लगाते हैं? हाँ जी, जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, जिनके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन नहीं, हम उन्हीं को ही लेके बैठ के हम बात भी करेंगे, एनर्जी भी उसी पे लगाएंगे, उन्हीं की वजह से हम डिस्टर्ब भी होंगे, अपनी रिलेशनशिप्स को भी खराब करेंगे, और मजे की बात है कि वो हमारे कंट्रोल में भी नहीं है। डेथ ऑफ अ लव्ड वन, पॉवर्टी, नेचुरल डिजास्टर्स, अनएम्प्लॉयमेंट, लॉस ऑफ बिजनेस, रिलेशनशिप डिफिकल्टी। उफ, आप लोगों की यूथ में जो रिलेशनशिप हम दूसरे हमने अगर मोहब्बत की तो उसको भी वही करनी चाहिए। क्यों भाई? मुझे तो इस शर्त की समझ ही नहीं आती आज तक। ठीक हो गया और डिप्रेशन में बैठे हुए, एंड दिस इज समथिंग दैट यू कैन नॉट कंट्रोल। भाई मर्जी उसकी, मतलब नहीं आप अच्छे लग रहे उसको, ठीक है। इनसिक्योरिटी, हेल्थ प्रॉब्लम्स, कोई इलनेस डिजीज बाहर आ जाए, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको आप कंट्रोल कर सकते हो, जो आपके हाथ में है? अच्छा, इन पे हम बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे कि वो हमें छोड़ के चला गया, छोड़ के चली गई हेल्थ, ठीक है, हमें आंखों का मसला पड़ गया, कोई डिसेबिलिटी नहीं। अच्छा, हम ये बात नहीं करेंगे कि भाई हमारा अपना लाइफस्टाइल भी माशाल्लाह इतना खूबसूरत था कि रातों को हमने सुबह सुबह 3-3, 4-4 बजे तक नेटफ्लिक्स देखना, यूट्यूब देखना, वो करना, लेकिन नहीं, अल्लाह की मर्जी नहीं, अल्लाह की मर्जी नहीं थी, आपकी मर्जी थी। समथिंग दैट यू कैन कंट्रोल। सो ये वो कौन से इश्यूज हैं जो आपके कंट्रोल में है? नेगेटिव सेल्फ टॉक, मैं हूं ही शायद बुरा, मैं हूं ही शायद बुरी, इसलिए मुझे वो नौकरी नहीं मिली, ये मेरी वजह से हो रहा था, अगर ये ऐसा होगा तो मैं बेहतरीन हूं, अगर ऐसा नहीं होगा तो मैं फेलियर हूं, मेरे साथ तो होता ही हमेशा ऐसे ही है, अल्लाह ताला हमेशा पता नहीं मुझसे क्या चाहते हैं। नेगेटिव सेल्फ टॉक, अल्लाह ताला हमेशा मेरे साथ ही क्यों करते हैं ऐसे, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं शायद हूं ही बुरा या बुरी। नेगेटिव सेल्फ टॉक, मैं कर ही नहीं सकता, मेरे साथ ये नहीं, मैं काम नहीं कर सकती, ये तो हो ही नहीं सकता। नेगेटिव सेल्फ टॉक, मेरे ख्याल से एक दुनिया आपके बारे में बात कर रही होती है और एक आप अपने आप से जो बात कर रहे हो, तो मुझे ऐसा लगता है जो दुनिया आपके बारे में बात करती है वो इतनी खतरनाक नहीं होती, जो आप अपने आप से जो बात करते हो और अपने आप को जो मैसेज देते हो वो बहुत खतरनाक है, और उसको आप कंट्रोल कर सकते हो। दुनिया आपके बारे में क्या कहती है उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, पर आप एटलीस्ट ये तो कंट्रोल कर सकते हो आप अपने बारे में क्या बात करो। बी नाइस टू योरसेल्फ एटलीस्ट। एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द अदर, हमेशा हर रिलेशनशिप में आप देखो डिवोर्स रेट कहाँ जा रहा है पाकिस्तान में, लेकिन आप किसी भी फैमिली में चले जाओ 99% आपको ये लोग कहेंगे कि उसकी गलती थी और वो ऐसे क्या करती थी या करता था तो उसकी वजह से होगी, किसी एक पार्टी की ज्यादा गलती होगी, लेकिन दे डू नॉट वांट टू टॉक अबाउट कि उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी जो उन्होंने नहीं निभाई।
बट nobody wants to talk about their responsibility कि उनके पास भी कुछ ऐसी पावर थी जिससे वो हैंडल किया जा सकता था, उस बात को हैंडल किया कोशिश की जा सकती, लेकिन उन्होंने उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली। हम हमेशा ये विक्टिम प्ले कर रहे होते कि देखो ना उस बंदे ने मुझे थप्पड़ लगाया, सबके सामने मारा, ये देखिए ये क्या हो रहा है, व्हाट इज दिस। लेकिन nobody is going to talk about कि भाई आपने भी उसको प्रोवोक किया होगा, आपने भी तो उसको इस लिमिट तक किसी इन शख्स को यहाँ पे लेकर गए होगे कि उसने आगे से पे ये बात की। Nobody wants to do that. So you know they always want students में I teach also in a university, students में बहुत कॉमन है, मैडम मेरे ना घर पे मैंने 2 हफ्ता पहले असाइनमेंट दी हुई थी, मैडम मैं सुबह आ रहा था तो ये हो गया, तो मेरे घर में ये भाई यू नीड टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। 2 वीक्स पहले आपको टाइम मैनेजमेंट पता होनी चाहिए थी, आपको कल से ये असाइनमेंट निकाल के रखनी। नहीं 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 नहीं, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे कि ये टाइम मैनेजमेंट हमने नहीं की। हम हर इंसान पे, अम्मा पे, अब्बा पे, ट्रैफिक पे, गवर्नमेंट पर, टीचर पर, लाइट पर, इलेक्ट्रिसिटी पर, प्रिंटर पर, बुक शॉप, हम हर एक पे ब्लेम डालेंगे, खुद से रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे कि नहीं जी ये मेरी मिसमैनेजमेंट है जिसकी वजह से मैं असाइनमेंट या मैंने कोई टाइम पे नहीं किया। हर एक पे ब्लेम करेंगे, खुद से रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे। एंड दिस इज व्हाट द यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूजुअली डू बाय द वे। द मोमेंट यू फॉर द बेसिक, अगर आप उन चीज़ों के ऊपर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करो, आप देखोगे आपको नजर आएगा कि लोग कहाँ किन बेसिक चीज़ों पर गलत होते हैं। जस्ट अ बेसिक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप एक इररिस्पॉन्सिबल मुलाजिम को अपने घर में बर्दाश्त नहीं करोगे, उससे कहोगे निकलो। इररिस्पॉन्सिबल मुलाजिम को अपने घर में 2 मिनट के लिए बर्दाश्त नहीं करोगे, कहोगे यार माजरत शुक्रिया। सब सोचो कि आप एज ए स्टूडेंट लाइफ में, आप लोग एज ए स्टूडेंट ही हो ना, आप लोगों से अभी कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया कि कपड़े धो, खाना बनाओ, कुछ भी नहीं, नथिंग। आपसे मेजरली आपका इस डेवलपमेंटल पीरियड में आपका मेजर रोल ये है, काम ये है कि आप पढ़ो, उसमें ही आप इररिस्पॉन्सिबल हो। आप किसी को हायर करते हो कि उससे सिर्फ खाना बनाना है, और अगर उसमें ही इररिस्पॉन्सिबल है तो आप क्या करोगे? निकलो। So you know, blaming others. You need to take the responsibility. Living in the past, comparison, बड़ी खतरनाक चीज है। अगेन आई एम गोइंग टू शेयर इट कि 90% आपके रिलेशनशिप इश्यूज आपके सोशल मीडिया के कंपैरिजंस पर हो रहे हैं। उसकी लाइफ कितनी अच्छी जा रही है, वो कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, वो इतना ज़बरदस्त कर रहा है या कर रही है, उसकी लाइफ कितनी ज़बरदस्त है, वो इधर उधर घूम फिर रहा है। आपकी रिलेशनशिप, आपकी जो फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स है बिकॉज ऑफ द कंपैरिजन चल रहे हैं, और वो कहाँ से कंपैरिजन चल रहे हैं? सोशल मीडिया से। यू नो इट। होपलेसनेस, डेस्टिनेशन एडिक्शन, ये क्या चीज होती है? कौन बताएगा? डेस्टिनेशन एडिक्शन। जो भी फ्यूचर प्लान कर रहे होते हैं उसमें डिफरेंट कंडीशंस को अप्लाई करना कि ऐसा होगा तो ही एक्सीलेंट, वो मैंने ये काम करना। आई रिमेंबर देयर वाज अ फीमेल दैट आई नो, वो कहती थी कि मैं ना जब तक उम्रा नहीं करूंगी ना, मैं उसके बाद में जाके साथ ये होगा तो फिर मैं ये करूं। अच्छा वो हो गया, अभी तक नहीं हुआ हो। हमारे पास जब इतने पैसे आ जाएंगे तो हम खुश हो जाएंगे, हमारी उससे शादी हो जाएगी तो हमारी लाइफ कंप्लीट हो जाएगी। आपकी लाइफ जो है ना बहुत डिफिकल्ट हो जाती है। ये डिग्री मिल जाए तो बस हम खुश हो जाएंगे, ये जॉब मिल जाए तो ये हो जाएगा। ये जो आपकी डेस्टिनेशन एडिक्शन है ना, बड़ी खतरनाक चीज है। वो बुद्धिज्म को कॉन्सेप्ट मेडिटेशन का पता है क्या है? लिविंग इन हेयर। तो वो कहते थे उनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, उनका वो कहते हैं कि ज़्यादातर जो लोग हैं अपने कॉन्शियस माइंड में भी मरे हुए। क्या मरे हुए? क्यों? क्योंकि वो ज़्यादातर अपने कॉन्शियस माइंड में भी मेजॉरिटी ऑफ द टाइम या तो पास्ट में रह रहे होते, फ्यूचर प्रेजेंट में तो रह ही नहीं रहे। और जिंदा तो वो शख्स जो प्रेजेंट में हो, तो वो इसलिए मेडिटेशन करते हैं, चुप करके आराम करते, दे यू नो डीप ब्रीथ करते हैं, दे ट्राई टू मेक देम प्रेजेंट इन द मोमेंट। कहते हैं लोग मरे हुए पास्ट के फ्यूचर में रह रहे होते हैं। सो जिंदा तो आप उससे तो ना जब आप प्रेजेंट में हो। एनीवेज, ऑल एंड नॉन थिंकिंग, एग्रेशन, जेलसी, अगेन दीज आर द थिंग्स जिनको आप कंट्रोल कर सकते हो, और इन पे हम नहीं बात करना चाहेंगे। हम ज्यादातर उन चीजों पे बात करना चाहेंगे जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। बट वी डोंट वांट टू टॉक अबाउट एंड वर्क ऑन द थिंग्स दैट वी कैन कंट्रोल। सेलेक्टिव अटेंशन है, लर्नड हेल्पलेसनेस। डिप्रेशन की बहुत बड़ी वजह है लर्नड हेल्पलेसनेस। हमें ऐसा लगता है लोग जो सुसाइड करते हैं वो कहते हैं हमारे कंट्रोल में नहीं है, खत्म, हम हेल्पलेस हो गए।
हम ना इस रिलेशनशिप को कुछ कर सकते हैं, ना उस पर बात कर सकते हैं, ये हमारे हाथ से निकल चुका है। उस लड़की की शादी हो गई, उस लड़के की शादी हो गई है, दुनिया ख़त्म हो चुकी है, वो जॉब हमें नहीं मिली, हमारा सीएसएस एग्ज़ाम नहीं हुआ, दुनिया को क्या मुंह दिखाऊंगा, दुनिया ख़त्म हो चुकी है, मैं नहीं कंट्रोल कर सकता। लर्न्ड हेल्पलेसनेस यू लीड टू सुसाइड। A very very important significant factor behind your suicide is the concept of learned helplessness. आपको लगता है आप हेल्पलेस हो गए, अब जिंदगी में मैं किसी चीज को मेरे हाथ में नहीं है, कुछ कंट्रोल में नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया। पेशेंस एंड ग्रेटिट्यूड, लैक ऑफ पेशेंस। ये जो हमारे पास ये जो रील्स हैं, ये जो हम मोबाइल को पकड़कर हम फटाफट रील्स इस तरह घुमा रहे होते हैं, वी आर डूइंग इट, इतना डोपामीन, हमारा तो ब्रेन फ्राई नहीं हो जाता। आपको एक लेवल का, एक बैलेंस लेवल का डोपामीन चाहिए होता है। आपने कभी चीज देखी ओवर कुक्ड, उसका खाने का मजा नहीं आएगा। कोई सब्जी भी ओवर कुक्ड होगी, आपका चिकन भी ओवर कुक्ड होगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। आपने ब्रेन को ओवर कुक कर रहे हो, ओवर फ्राई कर रहे हो विथ सो मच ऑफ डोपामीन, विथ सो मच ऑफ रील्स, यू लॉस्ट योर टाइम कि 2 घंटे से आप रील्स ही देख रहे हो, बड़ा मजा भी आ रहा है, एंजॉय भी कर रहे हो। डू यू थिंक दैट्स हेल्दी? दैट्स नॉट हेल्दी, दैट्स एब्सोल्युटली नॉट हेल्दी। और वो पेशेंस का, और यहीं पर क्योंकि हमें हर चीज बड़ी क्विक, फ्रीक्वेंट, तेज मिल रही है, हम अपने रिलेशनशिप से भी एक्सपेक्ट करें। सो वो जो एक पेशेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो पता नहीं कहीं रह गया। सो लैक ऑफ पेशेंस एंड वेरी इंपॉर्टेंट लैक ऑफ ग्रेटिट्यूड। इस पर मेरा एक पूरा लेक्चर है ग्रेटिट्यूड के ऊपर, और वो इसी फाउंडेशन के ऊपर से मैंने दिया, आप लोगों को वो लेक्चर मिल जाएगा। गो थ्रू दैम, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी वेरी हेल्पफुल, स्पेशली इफ समबडी is going through certain sub symptoms of depression, और आपकी फैमिली में किसी को चाहिए तो जरूर उनके साथ वो शेयर करें। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ वेरी सिंपल लेक्चर, बड़ा मजा आता है आप उसको अगर आप सुनो तो आप लोगों को उसका अंदाजा होगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, जो सिग्निफिकेंट रीजन है बिहाइंड योर डिप्रेशन इज कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस। ये आपके नेगेटिव, इरेशनल, ऑटोमेटिक थॉट, बिलीफ पैटर्न्स होते हैं अबाउट योर सेल्फ, अबाउट द अदर्स एंड अबाउट द वर्ल्ड इन जनरल। लोग तो होते ही बुरे हैं, वहां के तो लोग होते ही खराब है, वहां के तो दुनिया ही इस तरह की है कि उनसे तो बात ही ना की जाए। सो व्हाट यू थिंक अबाउट योर सेल्फ, अबाउट द अदर, और इन जनरली अबाउट लाइफ। शादी तो मैंने करनी ही नहीं है ना, देख लिया शादी में क्या होता है। एक जर्नल एटीट्यूड आपका क्या डेवलप हो रहा है, ये कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस होते हैं। हर चीज को या तो अच्छा, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस के ऊपर भी मेरा एक पूरा लेक्चर है, और एकेडमिक स्ट्रेस है। कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस एंड एकेडमिक स्ट्रेस के ऊपर अगेन मेरा एक लेक्चर है जो इसी फाउंडेशन पे मैंने रिकॉर्ड करवाया हुआ है, वो भी आप लोगों को मिल जाएगा। बहुत तरह के कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस होते हैं जो किस तरह आपको डिसेबल करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंटली वो आपको किस तरह वो डिसेबल कर रहे होते हैं, आपकी फंक्शनैलिटी को, आपकी रैशनैलिटी को किस तरह वो खराब कर रहे होते हैं। सो इट्स अ सिचुएशन, कोई सिचुएशन होती है, आपकी ऑटोमेटिक थॉट, यानी कि आपका कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन क्या है, आपका रिएक्शन, और आपका रिएक्शन 3 तरह से आता है। आपके इमोशंस, आप गुस्सा होते हैं, आपका बिहेवियर, आपके इमोशंस में आपको गुस्सा आता है, आपका बिहेवियर क्या होगा कि आप किसी को या हिट करोगे या आप उसको एब्यूसिव लैंग्वेज के साथ बात करोगे, और फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स आपका क्या होगा, ऑब्वियसली आपकी हार्ट रेट, आपकी टेंशन, आपका ब्लड प्रेशर, इट गोइंग्स टू गो अप। सो आपके जो भी रिएक्शन है वो आपको इन 3 चीजों पर नजर आता है, आपके इमोशंस पर, आपके बिहेवियर पर, आपके फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स पर। सो फार क्लियर? सो बिफोर वी मूव ऑन टू द स्ट्रेटेजी, एनीवन who wants to talk about some causes of depression that you see it. अब ये वो स्ट्रैटेजीज पे जाने से पहले, बिकॉज द लास्ट पोर्शन, मैं आप लोगों से एज अ स्टूडेंट आप लोगों से पूछूंगी, क्या आपको लगता है कि हमारी सोसाइटी में ऐसी क्या क्या चीज़ें हो रही है जिसकी वजह से डिप्रेशन इतना कॉमन है, स्पेशली अमंग द यूथ। वेरी फ्रैंकली, आप बोलो या ना बोलो, हो सकता है आप लोग शाय हो रहे हो। एक तो रिलेशनशिप इश्यूज है, विच इज़ फाइन, एंड मे बी यू डू नॉट नो हाउ टू डील विद द हेल्दी। और हमें ना क्विक हर चीज़ जल्दी चाहिए, मैंने पसंद कर ले तो वो भी मुझे पसंद कर ले, क्यों भाई? ठीक है। सो रिलेशनशिप में भी क्या, व्हाट इज इट, और इफ देयर इज एनीथिंग दैट एल्स यू थिंक कि दिस इज अ वेरी सिग्निफिकेंट कॉज ऑफ डिप्रेशन दैट वी फील इट, जिसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि हम भी परेशान होते हैं, और वो जो सिम्टम्स मैडम अभी आपने हमें बताए, दीज आर द रीजन जिसकी वजह से हम भी उसकी वजह से कभी हिट होते हैं। हाँ जी, एनीवन? जी जी जी। मैम लाइक आपकी होता है ना कि इंटरेस्ट किसी फील्ड में होता है कि लाइक आपने यहाँ करना है, और समटाइम्स आपकी फैमिली कहती है कि नहीं, वी जस्ट वांट टू बी अ डॉक्टर और लाइक इंजीनियर, एंड समथिंग दैट यू डोंट वांट टू बी, तो आप गलत जो है लाइक रॉन्ग डिसीजन ले लेते हैं, और आपकी फील्ड नहीं होती, उसमें आप इतना अच्छा एक्सेल नहीं कर पाते जितना आपको आउटपुट देना चाहिए था।
तो इसकी वजह से आपका ग्राफ जो है वो ऑफ कोर्स डाउनवर्ड जाएगा एंड यू विल लीड टू फेलियर एंड कासिम अली शाह साहब तो अब इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा क्लियर हैं कि ज़िंदगी में काम वो करो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। वो तो इस चीज़ पर वो मतलब उनका तो बहुत स्ट्रॉन्ग उस चीज़ पर इनका वो एक फेथ है। जी बेटा आप। ओह वेरी नाइस। लेकिन कैसी एक्सपेक्टेशंस, सोसाइटल प्रेशर्स क्या? जैसे खासतौर पे फीमेल्स के बारे में ये वाली बात रहती है कि अगर जैसे हम कल भी अपने टीचर से डिस्कस कर रहे थे कि अगर आपने एमफिल करना है या कोई लड़की अगर एमफिल कर रही है, हायर एजुकेशन परस्यू कर रही है, तो उसकी सबसे पहले बात ये होगी या तो उसकी शादी नहीं हो रही है या वो करना नहीं चाह रही है। इस तरह की जो बातें बनाई जाती हैं, फिर उसका ज़्यादा इम्पैक्ट पेरेंट्स पर आता है। फिर आपके पेरेंट्स आपको प्रेशर करना शुरू कर देते हैं बिकॉज वो सोसाइटी को फेस कर रहे होते हैं और उनको जवाब देना पड़ रहा होता है, जिसकी वजह से फिर वो उस लड़की को जो है वो प्रेशराइज करते हैं और उसको फिर ऐसे स्टेप करने पर मजबूर करते हैं जो कि वो नहीं करना चाहते। अच्छा, ये वाला जो इशू है सुसाइडल एक्सपेक्टेशन का, डू यू थिंक कंट्रोलेबल है कि अनकंट्रोलेबल है? ओके, इसको कंट्रोल में कैसे लिया जा सकता है? बस ये कि उससे हम खुद को अफेक्ट ना हो। एक्सीलेंट। एनीवन एल्स? क्यों भाई? कभी-कभी ऐसा भी होता है कि सोसाइटी हमसे ना बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रही होती है और अब जब हम उसकी सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन पे नहीं उतरते तो उसकी वजह से भी, उनकी बातों की वजह से भी हम डिप्रेशन में स्ट्रेस में चले जाते हैं। एग्रीड। मुझे आप ये बात बताएं थोड़ा सा कि सुसाइडल एक्सपेक्टेशन जैसे कि क्या? मुझे एक एग्जांपल दे दे। जैसे उन्होंने एक एग्जांपल के बारे में बात की। हाँ मैम, जैसे कि एक बच्चे ने इंटरमीडिएट में एक हाई स्कोर किया है और उसने कोई एग्जाम दिया होता है, तो सोसाइटी या मोस्टली पेरेंट्स का भी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि ये इसको अचीव कर लेगा। ठीक है। कभी-कभी ऐसा भी होता है उसकी हार्ड वर्क की वजह, कोई और इश्यूज की वजह से वो नहीं कर पा रहा होता। हाँ ठीक है। तो बट सोसाइटी ये कहती है पता नहीं इसने क्या से क्या किया होगा जिसकी वजह से इसका ये अटेम्प्ट सही से नहीं हुआ या इसको सक्सेसफुल नहीं कर सका। तो वो उनकी एक्सपेक्टेशन ये होता है कि इसको करना चाहिए था, बट डिफरेंट फैक्टर हो सकते हैं जिसकी वजह से उसका नहीं, उसको हो सकता है उसको। अच्छा, अब आप फिर फॉर एग्जांपल आप अपनी एग्जांपल आप इसमें डाल रहे हो क्या? मेरा थोड़ा सा इसमें आपका शामिल है। आप इसे कैसे कोप अप करते हो इसी सिचुएशन को कि ठीक है, मतलब मैंने एक अच्छा परफॉर्म एक दफ़ा कर दिया, अब सारे शुरू ही हो गए कि भाई हर दफ़ा ऐसा तो नहीं होता, हर दफ़ा तो मैं टॉप नहीं कर सकता। अब उनका प्रेशर है मेरे ऊपर, मेरे माँ बाप के अब वो अपने रिश्तेदारों को दोबारा फ़ोन करके बताना चाहते कि मेरे बेटे ने ऐसी हरकत की। अब वो 2 महीने से 4 महीने से 4 साल से वो फॉर्म ही नहीं करे। अब आप इसको कैसे हैंडल करते हो? मुझे लगता है अब उसके बाद गिल्ट होता है आपको कि शायद मैं ही ठीक नहीं हूँ, मैं ही शर्मिंदगी का बायस हूँ अपने माँ बाप के लिए, है ना? सेल्फ टॉक आपकी कितनी ज़बरदस्त है। कैन यू चेंज इट? आपको समझ भी नहीं आ रही होती और हम एक लूप में फंस रहे होते हैं, और वो जो फर्स्ट पार्ट है उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन वो जो आपका जो कोपिंग है, जो सेल्फ टॉक है, जो आपका अपनी कॉग्निटिव उसकी प्रोसेसिंग है, उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। एंड दे हम वहाँ पर आते हैं जहाँ पर हम आपको हेल्प आउट कर सकते हैं इस चीज़ के ऊपर कि कहाँ पे चीज़ें गलत हो रही हैं। उनकी एक्सपेक्टेशन वो अपनी जगह 100% ठीक है, लेकिन आप जिस तरह इसको कोप अप कर रहे हो वो गलत है, और उसको कोई और स्ट्रैटेजी होगी, उसको तरीका होगा जिससे आप उसको ओवरकम कर सकते हैं। जी बेटा। मैम, आप ये बात को बार बार मेंशन कर रही हैं कि लाइक वो चीज़ें जो हमारे कंट्रोल के अंदर नहीं है, हमें उनके बारे में नहीं सोचना चाहिए। नहीं सोचना चाहिए, लेकिन उतना नहीं सोचना चाहिए जितनी वजह से आप डिप्रेशन हो जाते हो। हाँ, कुछ चीज़ें जेन्युइन होती हैं, मैंने ये पहले कह दिया था, कुछ चीज़ों के बारे में जेन्युइनली हम परेशान होते हैं और उन पर होना भी चाहिए, उन पर रिएक्शन भी देना, बल्कि आप रिएक्शन नहीं दोगे तो मैं परेशान होंगी। जी मैम, लेकिन वो चीज़ें हैं कि जो हमारे कंट्रोल के अंदर नहीं है ना। लेट्स सपोज कि अगर हमने किसी की कोई प्रॉब्लम देखी, जैसे इन्होंने अभी बात की, इन्होंने बात की, या बाहर हम सोसाइटी के अंदर देखते हैं मैम, कोई अगर बंदा खुद परेशान है तो हम अगर उसकी वजह से परेशान हो रहे हैं तो क्या ये चीज़ के बारे में हमें फर्दर सोचना चाहिए? इसको बस एक हद तक देख के बस हमेशा हर चीज़ की ना, मुझे खूबसूरत बात ये लगती है कि हर चीज़ का एक बैलेंस होना चाहिए। जिसको जितनी अटेंशन देने की ज़रूरत है उसको बस उतनी ही दो। किसी भी चीज़ का, अगर आप पानी भी ज़्यादा बहुत पियोगे ना तो उससे भी आपकी तबीयत ख़राब होगी। सो हर एक चीज़ को ना एक बैलेंस्ड वे में अगर हम उसको लेके चलें कि हाँ ठीक है, इंसान है, दूसरों को देखेंगे तो दर्द होगा, लेकिन इतना दर्द होगा कि आपने अपना खुद ही डिसेबल कर दिया,
तो ये ठीक नहीं है। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है, आई रिमेंबर देयर वाज अ फीमेल, और वो मुझसे आके कहती है कि भाई मेरे हस्बैंड क्या करते हैं कि वो दूसरों की इतनी मदद करना शुरू कर देते हैं, दूसरे का दुख को इतना लेना शुरू कर देते हैं कि हमारे पास एंड में खाने को कुछ नहीं होता। हर चीज़ का बैलेंस अच्छा लगता है। अब आप ये नहीं समझो, मैं ये भी नहीं कहती कि अब छोड़ दो, जाओ, मरता है मरे, मैं अपने आप को, मैं ये भी नहीं कह रही हूँ, आई एम नॉट सेइंग इट दिस। एक हेल्दी अप्रोच होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको अनहेल्दी अप्रोच क्या कही, डिस्ट्रेस, डेविएंस, डिसफंक्शन एंड समटाइम्स वेरी डेंजरस। तो एक हेल्दी आपकी कोपिंग भी होती है कि हर चीज़ को उतना ही वक्त दो, उतना ही उसको उतनी एनर्जी दो जितनी रिक्वायर्ड है, उससे ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास ऐसे ऐसे केसेस आते हैं कि जब अगर मैं उनको सोचने बैठ जाऊँ तो मैं तो बहुत परेशान हूँ, यार उसके साथ अभी क्या हो रहा होगा। मेरे सामने एक खातून बैठी हुई थी, उसकी बेटी भाग गई थी, आई मीन लिटरली, क्योंकि वो चाइल्ड अब्यूज़ का केस था कि माँ बाप उसको जिस तरह मारते थे। ये बात में इसी और फिर वो कहते, वो फैमिली आके मुझसे कह रही है कि जी हमारी बेटी को ठीक करें। हैं, आप उसको मारते हो, वो भाग गई, मतलब कहने का मकसद है कि शी वेंट टू हर रिलेटिव्स, वो उनके पास जाके रहना शुरू हो गई कि मैंने आना ही नहीं है घर। ऑब्वियसली उस बच्ची ने कहाँ जाना था, बट मतलब आप लोग कहाँ जा सकते हो, किसके पास, रिलेटिव्स के पास ही रहोगे ना ज़्यादा ज़्यादा। अच्छा, वो फिर कहते थे कि जी हमारी बेटी को ठीक है। समझ नहीं आती कि वो लोग क्या सोच रहे होते कितना। सो अगर वो इस तरह, हम एज अ साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट या दुनिया, तो हम तो फंक्शन ही करना भूल जाएंगे। सो उसको उतना ही हम टाइम दे, उतनी ही वो करे। समटाइम्स इवन माँ बाप को भी कहा जाता है कि बच्चा अगर आपका एक हद तक नहीं पढ़ा तो प्लीज़ उसको प्रेशराइज मत करो, उसको मारपीट मत करो, लेट द किड ग्रो इन इट्स ओन पेस। और वो आप उसको सपोर्ट करते हो तो देखो क्या वो कहाँ पे कहाँ जाता है। ओवर ड्यू किसी भी चीज़ का गलत आपको नतीजा देता है। जी मैम इसी चीज़ को ना एक्चुअली मैं इसको इस वजह से पूछ रहा हूँ, मैं लॉ स्टूडेंट हूँ और मैं ना अक्सर कोर्ट्स के अंदर हमारी इंटर्नशिप्स चलती हैं। कहाँ पर? कोर्ट्स में? हाई कोर्ट के अंदर। हाई कोर्ट भारत। तो मैम वहाँ पे ये केसेस आते हैं कि बहुत। अक्सर बच्चों की फैमिली इश्यूज, डिस्प्यूट्स, इनहेरिटेंस। इसके अलावा कोई क्रिमिनल केस आ गया इस तरह के, मैम काफी होता है, तो फिर वो आके लॉयर को कह दो तो यार तुम्हारी मेहरबानी है। हाँ। अच्छा, बाय द वे, एज यू बीइंग अ लॉ स्टूडेंट, आप कहते हो ना कि उसमें से देखो 10% बाकी कुछ जेन्युइन केसेस होंगे। मैं ये नहीं कहती कि 100% ही सारे, कुछ बाकी जेन्युइन केसेस होते होंगे कि बाकी आप कहते हो कि ये क्या है, लेकिन 90% ऐसे केसेस होंगे जो आपने देख लिए होंगे कि वो कंट्रोल हो सकते थे, वो बचाए जा सकते थे। वो ये क्या कर रहे हैं ये लोग, आपको नजर आता है? और वो क्या कर रहे हैं? नहीं, अपनी अना, अपनी वो थिंकिंग जिन पे उनको काम करना चाहिए उन्हीं पे काम नहीं कर रहे। और ये गलत, आपकी वो फैमिली कोर्ट में, सिविल कोर्ट पे वो आपके ऐसे केसेस चल रहे होते हैं जहां पर उनको आप कंट्रोल कर सकते थे। एंड देयर इज अ लॉ स्टूडेंट अमंग यू, आप इससे कभी इनकी केसेस जरा सुने तो ये आपको बताएंगे कि वो कहेंगे यार पढ़े लिखे, मतलब बेहतरीन, और हरकतें ऐसे लग रहा था, समझ नहीं आती कि वाकई इतने पढ़े लिखे हैं, इतने समझदार, इतनी अच्छी बैकग्राउंड से फैमिली, और कितनी बेवकूफ़ाना बात पर इतना बड़ा डिसीजन और अपने बच्चों को उस तरह रुलते हुए देख रहे हैं। ये आपको सही चीज़ आपको बताएंगे, एंड देन ही कैन बी द पर्सन हु कैन कम अप हियर एंड टेल मी कि कौन सी ये बाकी चीज़ें हैं जिनको हम कंट्रोल कर सकते थे जो हमने कंट्रोल ही नहीं की। और अगर इन्हीं को हम ज़रा फोकस करना शुरू कर दें, हम 90% प्रॉब्लम से अपनी पर्सनल लाइफ में बच सकते हैं। Anyone else before I move on to the strategies? जी, प्रॉब्लम्स आपने बताई हैं, ये तो कुछ है। मैम हम जब इस्लाम पे चल रहे होते हैं, प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और जब सजदा कर रहे होते हैं, मैम कहते हैं हमारी जितनी परेशानियां हैं वो सारी जो ज़मीन में चले जाती हैं। हम उस पर अगर सही तरीके से चलें और कुरान पाक की तिलावत करें तर्जुमे के साथ, तो फिर ये मसले जो हमारे काफ़ी सारे हल हो जाते हैं। देखो, आपने ना मेरा लेक्चर ही ख़त्म कर दिया है। मैं स्ट्रैटेजीज पर आ रही थी, आपने तो ख़त्म कर दिया। उन्होंने कहा मैडम अपने पास ये स्ट्रैटेजीज रखें, एक्चुअली इसका स्ट्रैटेजी यही है। तो मैं खुदाफिज करूँ? देखो मेरा बेटा, ये वो जो कॉन्सेप्ट है ना, इस्लामिक कॉन्सेप्ट, उस पर तो अगर हम बात करें, जो आपने बात कर दी ना बेटा, तो वो तो वाकई ख़त्म हो गई। मतलब अगर आप मुझसे पूछो, आप अल्लाह से बात जब आप करते हो ना, तो आप फिर जब मसले आप अल्लाह के हवाले करते हो तो फिर तो वो आसान हो जाते हैं। अब यहाँ पर इन बेटे ने बहुत खूबसूरत एक बात की। वो एक इसकी मिसाल ऐसे होगी, उसकी मिसाल ऐसे होगी कि एक बंदा होता है, उसको पैसे चाहिए होते हैं, तो वो क्या करता है, मुसल्ले पे बैठ जाता है वुजू करके, और हर वक्त अल्लाह जी पैसे दे, अल्लाह जी पैसे दे, अल्लाह जी करोड़ रुपया दे, अल्लाह जी करोड़ रुपया दे।
बैठा है, साल गुजर गए, 2 साल के, वो अल्लाह मियाँ भी तंग आके उसने कहा कि फरिश्तों को नीचे, भाई उसको लॉटरी तो खरीद ले तू, मैं पैसे ऐसे तो नहीं फेंकूंगा ना, कुछ टिकट खरीदो, तुम इसका नाम निकालो, कॉन्ग्रेचुलेशंस आपकी लॉटरी निकल आई, तो कुछ तो हरकत करो ना। तो सर वो जो आप बेटा बात कर रहे हो, मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ कि आप जब अल्लाह से मांगते हो, पहली बात तो मतलब ऑब्वियस है कि आपने खुदा से मांगना है। मैं ज़रा रिलीजन को लेके नहीं आना चाह रही थी, बट चलो खैर, फिर ये स्ट्रैटेजीज काम करेंगी। ये वो तरीका है कि अल्लाह फिर आपके लिए इन स्ट्रैटेजीज के थ्रू थोड़े बहुत वो बरकत डालते हैं। जब आप अल्लाह से रुजू करते हो कि अल्लाह जी मदद करना, मुझे समझ नहीं आ रही, फिर अल्लाह ऑटोमेटिकली आपको मदद करता है और आपको ऐसे लोगों से मिलवाता है, ऐसे कामों से मिलवाता है, ऐसी चीज़ें आपको करने पर मजबूर करता है जो आपके लिए हेल्पफुल होती हैं। वो जो मदद आ रही है उसकी तरफ से, वो यही मदद है जिसमें वो बरकत डाल देता है। ठीक हो गया? राइट, सो स्ट्रैटेजीज, वेरी फ्रैंकली स्ट्रैटेजीज में मैं पहले भी अपने लेक्चर्स में कुछ बात कर चुकी हूँ। हमें ऐसा लगता है कि कोई सिचुएशन हमारी लाइफ में क्रिएट होती है और वो सिचुएशन की वजह से हम कोई रिएक्शन जो है वो हम देते हैं। ये मैं आप लोगों के साथ पहले भी एक दफ़ा डिस्कशन कर चुकी हूँ और इसको मैं बार बार इसलिए एम्फेसाइज करती हूँ बिकॉज ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है मेरी ज़िंदगी का, बहुत एक मतलब इवन इन साइकोलॉजी वी थिंक, अगर हम इसे उसको इस्लामिक पर्सपेक्टिव से भी देखें तो मैं इस फॉर्मूला पे बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ। हमारी लाइफ में हम ये कहते हैं कि एक सिचुएशन हुई जिसके ऊपर हमने रिएक्शन दिया, जैसे कि मैं ये कहती हूँ कि किसी ने हमारे साथ कोई बदतमीजी की तो हमने फिर उसका एक रिएक्शन दिया। मैं आपसे पूछूंगी भैया आपने उसको गाली क्यों दी थी, आपने उसको क्यों धक्का मारा, आप मुझे ये कहेंगे कि मेरा रिएक्शन इसलिए था कि अगले बंदे ने मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था, मुझे गाली दे रहा था। आप यही कहेंगे ऐसा ही है कि एक इवेंट हुआ जिसकी वजह से मेरा ये बिहेवियर हुआ। हम साइकोलॉजी में और ख़ास तौर पे मैं इवन इस्लाम में भी मैं इस फॉर्मूला को करती हूँ रिजेक्ट। मैं कहती हूँ कि एक सिचुएशन में और आपके रिएक्शन में एक स्पेस होती है जहाँ पर आपकी पावर लाई करती है और उस पावर में आप डिसाइड करते हैं कि आपने क्या करना है। अगेन मैं ये पहले बात कर चुकी हूँ कि इसके ऊपर आप मेरे वीडियोस में जो लेक्चर है इसके एग्जाम्पल आप देखेंगे। अक्सर औक़ात मुझसे कहा जाता था, एक वाक़या मेरे साथ भी लाइफ में ऐसा हुआ कि जिसमें मेरे ही फ्रेंड ने कहा कि यार आयशा तुमने उस बंदे ने ऐसी बात की, तुमने रिएक्ट करना था, तुमने उसको सुनाई क्यों नहीं। मैंने कहा मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आई चूज़, मेरी यहाँ पे मेरी पावर थी। किसी ने मुझे कुछ कहा, आई डिसाइडेड इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए इंपॉर्टेंट मेरी फैमिली है, मेरी करियर है, मेरी पढ़ाई है, मेरे लेक्चर्स हैं, मेरे बच्चे हैं। मैं अपनी एनर्जी अपना टाइम मैं भी नहीं वेस्ट करूँगी। मेरा रिएक्शन ये था, मैंने अपना बर्गर खाया, मैंने म्यूज़िक सुना। मेरा रिएक्शन ये, मेरी सोच ये होती, डिसाइड में करती है मैं अब नहीं छोड़ूंगी। मजाल कैसे हुई, इसको सबक सिखाना है और मेरे सबक सिखाने से उसको सबक मिल जाएगा और वो हमेशा ऐसे ठीक हो जाएगा। मेरा रिएक्शन क्या होता, वो और एक मसला, एक और गिल्ट, एक और डिप्रेशन, एक और गुस्सा, एक और कहानी, एक और तमाशा। ये मेरी पावर थी। यहाँ पे मैंने डिसाइड किया मैंने क्या करना है और इस पावर पे ही ना, वैसे वेरी फ्रैंकली अगर आप इस्लाम की बात कर रहे हो तो हम अशरफुल मखलूक़ात कहलाते हैं और इसी पावर की वजह से फरिश्तों ने हमें सजदा किया। अपनी औकात हमें पहचाननी चाहिए, वैसे याद रखना चाहिए, जस्ट लेटिंग यू नो। अच्छा जी, कैन वी चेंज द लाइकलीहुड टू बी एक्सपोज टू अ स्ट्रेसर? नो, स्ट्रेसेस तो आएंगे। क्या हम स्ट्रेसेस को अवॉइड कर सकते हैं? नो, नॉट एट ऑल। कैन वी चेंज व्हाट वी थिंक अबाउट द प्रॉब्लम? यस वी कैन। मैंने तो ऐसे लोग भी देखे, कहते हैं जो प्रॉब्लम आती है तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने हमें याद रखा है। मैंने तो कुछ ऐसे लोगों को इस हद तक भी देखा है, वो तो बल्कि प्रॉब्लम आने पर खुश होते हैं कि अल्लाह ने हमें नज़र में रखा हुआ है। एनीवेज, वी कैन चेंज द वे थिंक अबाउट द कोपिंग रिसोर्सेज। यस, हमारे कोपिंग सोर्सेज क्या है? सो ट्रीटमेंट पे नंबर 1 जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा, जो मैंने आप लोगों से कहा, क्योंकि वो असेसमेंट में आपको नज़र आ रहा होता है कि हम अपने साथ नेगेटिव सेल्फ टॉक को बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं। हमारी जो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस होती हैं, जिसको हम एक नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न, ऑटोमेटिक नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न कहते हैं, उस पर यू नीड टू वेरी मच फोकस कि क्या अपने आप से कोई इरैशनली, डिसप्रोपोर्शनली कोई गलत बात तो नहीं कर रहे हो जिसकी कोई बेसिस नहीं है। नंबर 1, फोकसिंग ऑन स्ट्रैटेजीज, आप उसको कैसे कोप अप कर रहे हो। सोए पड़े हो, ज़्यादा खा रहे हो, यू नो इट इज़ नॉट हेल्दी। यू नीड टू लुक फॉर द प्रॉपर स्ट्रैटेजीज। वो आप लोगों के साथ स्ट्रैटेजीज आगे भी शेयर करूंगी। आपका सपोर्ट सिस्टम है, ग्रैटिट्यूड है। कभी कभार कुछ चीज़ों को ना एंजॉय भी कर लेना चाहिए।
फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक फीमेल आती है, कहती है कि मेरे शौहर जो है ना मुझे छोड़ के चले गए, 2 दिन से घर नहीं है। मैंने कहा रोते रोते 2 दिन से ना वो लड़ाई हुई थी हमारे घर में सास के साथ, तो वो घर छोड़ के चले गए अपनी सास के, मेरी अम्मी अपनी वहाँ पे जाके ना अपने, तो घर ही नहीं आ रहे। मैंने कहा एंजॉय करो यार पिज्ज़ा मंगवाओ, मूवी देखो, जान छुट्टी। कहती है हाँ आयशा वाकई। वो अलग बात है कि उनके शौहर ने वापस आने के बाद सबसे पहले अपनी बीवी को मुझसे मिलने से बैन किया इससे नहीं मिलना, मेरी बीवी को फर्क ही नहीं पड़ा था, मैं नहीं था घर पे, क्योंकि मैंने कहा एंजॉय करो यार नहीं पर सी समटाइम्स व्हेन यू क्रिएट अ सिचुएशन विच, देखो सीरियस सिचुएशन थी, इसमें कोई शक नहीं है, वो वाकई थोड़ी परेशान हो रही थी, वो घबरा रही थी कि कैसे चलेगा, बच्चे हैं मेरे पास, घर पे मैं अकेली हूँ, हालात क्या हैं पाकिस्तान के, और वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा। देखो हम औरतें कहीं ना कहीं वी आर डिपेंडेंट ऑन द मैन, इट्स फाइन, इट्स ओके। तो उसके लिए बड़ा सी, अगर मैं कहती ना हाँ यार अब क्या बनेगा, कोई इसको हेल्प आउट नहीं करना था, या मैंने उसके मियाँ को तो नहीं कहीं से फ़ोन करके कहना था कि भाई आ जाए, गिव इट। सो what was the best thing that I could do? Humor, and it worked it worked really good, ठीक है। एंड देन स्टॉप ट्राइंग टू कंट्रोल थिंग्स। हम हर चीज़ को कंट्रोल करना चाहिए, उसको ऐसे करना चाहिए, तो उसको ऐसे बात करनी चाहिए, तो उसको यूं करना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए तो उस पर फोकस करो, ठीक। कम्युनिकेशन आपकी, मेरे ख्याल से आपके जितने भी डिप्रेशन है, एंग्जाइटीज हैं, रिलेशनशिप इश्यूज है, वो आपकी लैक ऑफ कम्युनिकेशन, इनअप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन, इनअप्रोप्रिएट यूज ऑफ वर्ड्स बड़े खतरनाक चीज़ होते हैं, चीर देते हैं बना या रिश्ते बना देते हैं। सो कम्युनिकेशन पे एक अगेन मेरा एक लेक्चर ऑलरेडी मौजूद है, और लोगों से ज़रा जितना कम आप एक्सपेक्ट करें उतना ही बेहतर है। टू मच लिविंग इन द पास्ट एंड द फ्यूचर इज नेवर गोइंग टू हेल्प यू। जैसे मैंने अभी आपको बुद्धा की एक एग्जाम्पल दी थी, डोंट कंपेयर, किसी का चैप्टर 40 अपने चैप्टर 12 के साथ कंपेयर मत करो, ये सबसे बड़ी गलती हम कर रहे होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली सेल्फ मॉनिटरिंग इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लोगों को बारे में अगर मैं आप लोगों से पूछे ना अपने बारे में बताएं, लेकिन अगर मैं आप लोगों से ये पूछूं कि चले आपका जो बेस्ट फ्रेंड है या आपकी बहन है या उसके बारे में बताएं, आपने शुरू करना है रात तक लगे रहना, ये ऐसा है, यूं है। लेकिन खुद के बारे में अगर मैं आपसे पूछूं ना कि जी आप कौन है, जी मेरा नाम ये है और मैं यहाँ पे, नहीं 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 आप कौन है, नहीं पता। सो सेल्फ मॉनिटरिंग, खुद को भी तो जानो। हम दूसरों के बारे में बहुत अच्छा जानते हैं, क्या कमाल ओपिनियन है, अपने बारे में पता नहीं। टाइम प्रोजेक्शन, हमेशा बिग पिक्चर अवेयरनेस, ये 5x5 रूल मेरा बहुत फेवरेट है। कौन बता सकता है ये 5x5 रूल क्या होता है? एनीथिंग, कोई गेसेस, जस्ट कोई भी गेस। कोई चीज अगर आपके लिए आने वाले 5 साल के लिए मायने नहीं रखती तो उस पर 5 मिनट दिया। Excellent. If it is not going to matter in 5 years, 5 months, or maybe 5 days, do not waste 5 minutes on it. इसकी कोई औकात नहीं आज से 5 महीने बाद, 5 साल बाद 5 मिनट ना लगाओ यार, आगे चलो। बट अगर उसकी औकात है कि वो 5 साल के बाद आपकी लाइफ को अफेक्ट करेगी, टाइम लगाओ। सो यू डिसाइड बाय 5x5 रूल। अच्छा, ये जो मेरे ग्रेड्स आ रहे हैं 5 साल के बाद, इनकी नहीं नहीं, इन ग्रेड्स की औकात होगी आपको हेल्प आउट करेगी। मैडम ने बड़ा गलत किस, नहीं नहीं, जिन चीज़ों को देखने की ज़रूरत है उनको देखो, रैशनली सोचो, दे रिक्वायर इट। अच्छा जी, सोशल सपोर्ट अपना बहुत स्ट्रेंथन करें, और हमेशा मैं सोशल सपोर्ट के ऊपर तो बहुत मैं उस पर एम्फेसाइज करती हूँ कि आपका सोशल सपोर्ट बहुत बेहतरीन होना चाहिए। और सोशल सपोर्ट में आपके पास डिफरेंट सपोर्ट की टाइप्स भी हैं। एक आपका सपोर्ट होता है जो इमोशनल सपोर्ट है, आपको उससे कोई पैसे नहीं चाहिए, कोई इन्फॉर्मेशन, बस आपको सिर्फ कि भाई मेरे साथ सिर्फ बैठ जाओ, मेरे साथ सिर्फ बात कर लो, मेरी बात सुन लो, आपकी इमोशनल सपोर्ट है। टेंजिबल सपोर्ट होती है कि आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रैक्टिकल इशू है, एंड सो ऑन सपोर्ट। इमोशनल सपोर्ट है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, सोशल नीड्स हैं, लव, बिलोंगिंगनेस,
समथिंग ऑफ सिक्योरिटी, कंटेनमेंट, ये वो सारी सपोर्ट सिस्टम है. आपने डिसाइड करना है कि हो सकता है यू डोंट नीड दिस सपोर्ट, यू नीड दिस सपोर्ट. हो सकता है आपको यू डोंट नीड दिस सपोर्ट, यू नीड टेंजिबल सपोर्ट. यार मेरी परेशानी इसलिए है कि बिकॉज मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, या मेरे पास अभी फीस पैसे देने के लिए नहीं है. सो उसको इमोशनल सपोर्ट नहीं चाहिए, उसको ये चाहिए. यू गेट इट? सो समटाइम्स जब आपसे भी कोई सपोर्ट मांग रहा है तो आपने भी देखना है कि वो आपसे क्या सपोर्ट मांग रहा है. इंफॉर्मेशन मांग रहा है, इमोशनल है, टेंजिबल है, सोशल है, क्या? व्हाट इज इट दैट द पर्सन नीड्स इट फ्रॉम यू? और अगर आप भी किसी सपोर्ट की तरफ जा रहे हो, आप कहते हो मैं फलां बंदे के पास गया था कि कोई उससे मुझे हेल्प आउट ही नहीं की, क्योंकि आप गलत सपोर्ट को गलत बंदे से मांग रहे थे. आपको एक इमोशनल सपोर्ट चाहिए थी, लेकिन वो बंदा तो आपको इमोशनली वो खुद मतलब इतना स्ट्रांग नहीं है, तो आप क्यों गए उसके पास? यू गेट इट? सो आपने वो सपोर्ट सिस्टम अपना देखना है कि आपको किस तरह की सपोर्ट चाहिए और आप कहाँ से किसे क्या कह रहे हो. क्लियर कम्युनिकेशन, अगेन इस पे तो जितनी बात की जाए वो कम है. जस्ट बी वेरी केयरफुल व्हाट यू ईट, अपने स्लीप पैटर्न्स का, अपनी एक्सरसाइज का. वी नो इट कि एक्सरसाइज की वजह से you release a certain type of hormones which helps you to cope with your depression. आपका डोपामाइन, सेरोटोनिन में आपके स्लीप स्केड्यूल, आपका एक्सरसाइज और आपका जो न्यूट्रिशन, आपका जो पैटर्न है जो आप खा पी रहे हैं, how it helps you to cope with it. Discuss your problem with someone you trust. Carry out activities according to your interest and abilities. Implement self-care and self-love. अगर आप कोई ऐसी हरकत कर रहे हो, ऐसे बिहेवियर्स हैं, ऐसे पैटर्न में आप लोगों की चीज़ें चल रही हैं जो आपको भी पता है वेरी फ्रैंकली कि ये ठीक नहीं है आपके लिए, प्लीज स्टॉप इट राइट नाउ. आपको लगता है कि इसका कोई असर नहीं होगा, मैं आपको प्रॉमिस कर रही हूँ उसका असर है और बड़े लॉन्ग टर्म इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं. सो स्टॉप डूइंग इट. काम योर माइंड, रिलैक्सेशन, सीक प्रोफेशनल काउंसलिंग इफ रिक्वायर्ड. कोई स्टिग्मा नहीं है, प्लीज, देयर इज नो स्टिग्मा. मेक श्योर यू नीड टू फाइट द स्टिग्मा. खासतौर पे हमारी जो कल्चर में एक साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट के पास जाने का जो एक स्टिग्मा है. अगर आपका गला ख़राब होता है, आप डॉक्टर के पास जाते हो, आपके दिल में दर्द होती है, आप एक कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हो. इफ़ यू आर इमोशनली डाउन, इट डजंट मीन कि साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट के पास सिर्फ वही लोग जाते हैं जो मेंटली डिसेबल्ड हो. प्लीज़ ये इस स्टिग्मा को हमने ही मिलकर, आप लोग तो यूथ हो, पाकिस्तान का फ्यूचर हो, यू आर द फेस ऑफ पाकिस्तान. प्लीज़ मेक श्योर कि दिस इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाउ वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर सेल्फ एंड आवर फैमिली एट द सेम टाइम एंड आवर कम्युनिटी एट द सेम टाइम. थैंक यू सो मच.